दीजिए सर, स्टार्ट गो लाइव कर दिया। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक नीट महा रिवीजन में। बेटा ये महा रिवीजन नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एंड गेम है नीट का। एंड गेम जिस तरीके से हमने आपको पूरे साल बैच में पढ़ाया है, सिलेबस आपका कंप्लीट किया है हमने, चाहे वो लक्ष्य बैच हो या फिर वो यकीन हो, यकीन 1.0, 2.0, 3.0 में थोड़ा बहुत सिलेबस बेटा चल रहा होगा। 3.0 में थोड़ा बहुत सिलेबस चल रहा होगा। तो अब टाइम आ गया है, जितना भी आपने पढ़ा था पूरे साल में, जिस डेडिकेशन से आपने मेहनत किया था, जिस लेवल का आपने कंटेंट पढ़ा था, उस कंटेंट को संभालना। उस कंटेंट को संभालने का मतलब है उसको समेटना, उसको फिर से रिकॉल करना और उसको फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। देखो, जब हम स्टार्टिंग में पूरे साल पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम आपके थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करने के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल कराते हैं, बहुत सारे इस तरीके से फिजिकल एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल कराते हैं जो शायद नीट के लिए इतना रिलेवेंट ना हो, लेकिन फिर भी वो इसलिए कराया जाता है कि आप सोचने समझने के लायक हो जाओ। आपकी लेवल, नीट के लेवल अगर यहां है तो वो यहां पहुंच जाए, ताकि एग्जाम में जाके बेटा हमेशा ऐसा होता है कि आप जितना सोच के गए हो, जितना सोच के गए हो, जितना समझ के गए हो, सीख के गए हो, थोड़ा सा लेवल तुम्हारा नीचे आता है। तो इसीलिए जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो थोड़ा कोशिश करते हैं कि आपका लेवल यहां पर लेके जाए, ताकि आप थोड़ा नीचे भी अटको ना तो नीट के ऊपर से ही निकल जाओ, है ना। बहुत नीचे ना गिरो कि नीट के लेवल के नीचे आ गए फिर। ठीक है, तो इस सीरीज में हम आपको वो सारी चीजें नहीं कराएंगे जो इररिलेवेंट है। हम 100% फोकस करेंगे कि पिछले 20 साल में नीट का पैटर्न क्या है, स्पेशली 2-3 सालों में एनटीए किस तरीके से पेपर बना रहा है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट बॉटनी, कंप्लीट जूलॉजी, कंप्लीट केमिस्ट्री रिवाइज कराएंगे। ठीक है, तो आप अपने नोट्स खोल के बैठ लीजिए। दूसरी बात, यहां पे आपको नीट रिफ्लेक्शन टाइप क्वेश्चन दिखेगा। जैसे मैं सारे पीवाईक्यू आपको क्लास में कराए हैं, बहुत सारे लोग, सब लोग कराते हैं। अगर मैं पीवाईक्यू लेके आऊंगा तो मेजोरिटी बच्चे देखेंगे, बोलेंगे आंसर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, मैंने बैठ के सारे पीवाईक्यू के जैसे ही सवाल आपके लिए लेकर आया। मैंने बनाए हैं सवाल, लिखे हैं सवाल कि लास्ट ईयर में नीट से इस सेक्शन से ऐसा सवाल पूछा था, तो इस पे नया लैंग्वेज पे नया सवाल कैसा बन सकता है। बहुत कम टाइम था लेकिन मैंने लिखे हैं सवाल। तो आज बस एक शुरुआत है, बेसिक मैथ एंड वेक्टर से करेंगे आज हम लोग, बेसिक मैथ एंड वेक्टर। फिर इसको कंटिन्यू करते हुए आपको कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट जूलॉजी, कंप्लीट बॉटनी और कंप्लीट केमिस्ट्री कराएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं, समय खराब नहीं करते हैं। लेकिन हां, ये सभी बच्चों के लिए जिनको रिवीजन करना है सच में अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो भी तुम्हारे लिए जरूरी है। क्यों, नया सवाल है भाई, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट अभी तो काम आएगा। क्वेश्चन पढ़ के लैंग्वेज जल्दी से कैसे समझोगे, अभी तो अपना जलवा दिखाओ, अपना टेम्परामेंट दिखाओ भाई। आ जाओ, शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे वेक्टर एंड बेसिक मैथ। सबसे पहले हम बेसिक मैथ करेंगे, उसके बाद हम वेक्टर पे जाएंगे। क्लियर है? चलिए, ये है जीपी सीरीज। जीपी सीरीज से रिसेंटली नहीं भाई, बहुत पहले से बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं। कैसे सवाल आए हैं वो मैं आपको ले चलता हूं। पहले ध्यान से देखो, जीपी सीरीज क्या होता है। जीपी सीरीज को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो मल्टीप्लीकेशन से बनता है। किसको मल्टीप्लाई करने से बनता है? एक कॉमन रेशियो को। कॉमन रेशियो को बार बार हम मल्टीप्लाई करते तो नेक्स्ट टर्म बनता जाता है। जैसे हमने कोई भी फर्स्ट टर्म मान लिया ए, उसमें अगर हम इस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड टर्म बन जाएगा। सेकंड टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म बनेगा। थर्ड टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ टर्म बनेगा। फोर्थ टर्म में भी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्थ टर्म बन जाएगा। यहां पे कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई कर दो। सर ये कॉमन रेशियो क्या होता होगा? ये कॉमन रेशियो कुछ भी हो सकता है। सर ये में कैसे पता चलेगा? मान लो कोई जीपी सीरीज गिवन है, मान लो कोई जीपी सीरीज गिवन है, उसका तुम nth टर्म उठा लो, nth टर्म उठा लो और nth टर्म को
n माइनस 1th टर्म उसके पहले टर्म से डिवाइड कर दो तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा क्या? हाँ या ना? कॉमन रेशियो मिल जाएगा क्या? अब नीट में इस फॉर्मूले में एक ही केस इसका यूज होता है, अगर कॉमन रेशियो आपका 1 से कम है तो इस जीपी सीरीज के पूरे इनफाइनाइट टर्म का जो सम होता है, टोटल टर्म का जो सम होता है, वो होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यहां पे आर हमने लिया है तो सिर्फ आर लिख सकते हैं। कितने लोगों को यह फॉर्मूला याद था? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, यह सम का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस पे नीट में आज तक नहीं पूछा है, नीट में इस पर सवाल पूछा है, लेकिन जो सवाल नहीं पूछा है, एक क्रिएटिव सवाल आपके सामने है। क्या? कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन से। मान लीजिए बेटा ये पॉइंट ए है, यहां पे कैपेसिटर लगा एक सी कैपेसिटेंस का, यहां पे कैपेसिटर है, यहां पे इसके सीरीज में 2 है, इसके साथ ये ऐसे ऐसे 4 कैपेसिटर है, यहां पे ये 8 कैपेसिटर है, फिर यहां पे 16 है, इस तरीके से अप टू इंफिनिटी तक गया है। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ये बताना है आपको। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा ये बताना है आपको। तो सबसे पहले बताइए कि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को जोड़ना आता है? वो भी रिवाइज कर लीजिए। इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 बटा C1 प्लस C2, सीरीज में ये होता है। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सिंपल C इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2। रेसिस्टेंस का उल्टा होता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बेसिक बात है, लेकिन इससे सवाल आ सकता है। सर बढ़िया, अब सुनिए, अगर ये पॉइंट आपका ए है, चलिए साहब ये पॉइंट ए है, यहां पे एक अकेला कैपेसिटर है जो ए और बी के बीच लगा, इसको रहने दो। ये सी और सी को क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ? इस सी और सी को हम लिख सकते हैं सर C/2। देखो ना, सी और C/2, 1 2 3 4, चारों सीरीज में, चारों को जोड़ के क्या हो जाएगा? C/4, C/4। ये 8 जोड़ के क्या हो जाएगा? C/8 एंड सो ऑन। अब बताओ क्या ये सारे पैरेलल हो गए? ए और बी के बीच ये लगा है, हां, ये भी ए और बी के बीच, हां, ये भी ए और बी, हां, ये भी ए और बी, हां, ये भी ए और बी, हां, तो सबको जोड़ोगे तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8। मैं ज्यादा जोड़ दे रहा हूं क्या यार? इतना ज्यादा जोड़ देने की जरूरत नहीं, तो बहुत आसान है। कैसे? अरे यार, ये कॉमन रेशियो हो गया हमारा, ये हमारा कॉमन रेशियो हो गया C, सॉरी हमारा फर्स्ट टर्म हो गया आपका C, और कॉमन रेशियो हो गया इसका हाफ। निकालो तो, कॉमन रेशियो हाफ है कि नहीं बताओ तो। सर कोई भी टर्म उठा ले, हम C/4 को C/2 से डिवाइड करेंगे, हाफ आएगा। तो सम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टोटल कैपेसिटेंस सम, फर्स्ट टर्म C डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाफ, एक में से हाफ घटाओगे, हाफ आएगा, ऊपर चला जाएगा 2C, ये आपका आंसर आया। अच्छा 2C तुमने आंसर निकाल लिया, सर बहुत बढ़िया, हमको तो जीपी आता है, हम तो बहुत सुंदर तरीके से कर लेंगे, सब ठीक है। लेकिन मान लो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड या फिर कुछ और इसमें लगा दिया, अच्छा सवाल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का बना दिया, इस तरीके का कुछ भी, तो क्या बिना जीपी के भी कर सकते थे? ये पूरा सॉल्यूशन करते करते इसका ये किया तुमने, फिर इसका ये किया, वैसे नहीं लगता? क्या कर रहे हो सजना हमसे दूर रह के, गुना भाग कर रहे, तन्हाई दूर कर रहे हैं गुना भाग करके। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, गुना भाग करते थे, सॉरी क्या भूल गया मैं, तन्हाई दूर करते थे गुना भाग करके। इसकी जरूरत ही नहीं है यार। सर क्यों इसकी जरूरत नहीं है? 2 चीजें अगर आपने कैपेसिटेंस पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए। सर क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल एडिशन होता है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा बड़े वाले कैपेसिटर से भी बड़ा होगा, क्योंकि सर इसको सिंपल ऐड करते जा रहे हो। हां, और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में छोटे से भी छोटा होगा। क्या ये सबने पढ़ा है? क्या ये सबने पढ़ा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप सिंपल ऐड करते जाओगे तो बड़े वाले से भी तो थोड़ा बड़ा ही होगा ना ऐड करके। तो देखो ये तुम्हारा कैपेसिटेंस है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? सर C के बाद ये सब ऐड कर रहे हो, सिंपल सी बात है। ये सीरीज में जोड़ोगे C/2, ये सीरीज में जोड़ोगे C/4, ये सीरीज में जोड़ोगे C/8, और ये सारे कैसे हो जाएंगे बेटा? पैरेलल। तो मुझे एक चीज बताओ कि जो तुम्हारा कैपेसिटेंस है वो इसको और इसको सिंपल ऐड करने से आ रहा है। हां, तो जो भी C इक्विवेलेंट होगा क्या वो C से ज्यादा ही होगा? हां सर C से ज्यादा तो होगा, तो C/2 और C तो गलत हो गया। सर इनफाइनाइट भी तो हो सकता है,
एक बात बताओ, ये c/2 c/8, अब मान लो तुम c प्लस c/2 प्लस c/8 प्लस c/16 करोगे तो ये वाला टर्म इतना नेग्लिजिबल है किसके कंपेयर में कैंसिल हो जाएगा? हाँ, तो सर इंफिनिटी तक तो ये जा नहीं सकता। इंफिनिटी तक तब जाता ना जब ये वैल्यू कुछ बढ़ता। देखो ये c/32, अब c/32 के इसके कंपेयर में तो कोई औकात नहीं। तो लॉजिकली सोच के बताओ तुम्हें आंसर क्या लग रहा? सर 2c। इंफिनिटी पे तो टेंस्ट कर ही नहीं रहा, ये सीरीज कभी इंफिनिटी पे जा ही नहीं सकता क्योंकि ये तो डिक्रीज हो रहा है ना, आगे जाके कैपेसिटेंस c/16 हो गया। सर हम इतना सोचेंगे उससे जल्दी ये कर लेंगे, एकदम सही। लेकिन जो तुमने ये सोचा, क्या तुम्हें इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट बड़े से भी बड़ा आएगा? एक थॉट तो क्लियर हुआ, एक थॉट तो ये बेटा क्लियर हुआ ना, उससे तुम्हारा 2 ऑप्शन गलत हो रहा है, एक सोच तो एक्स्ट्रा आया ना। बाकी कोई बात नहीं, तुम इसी से करना, ये भी बहुत आसान है। सी इक्विवेलेंट सिंपल पैरेलल में कैपेसिटर एक एक करके सिंपल एडिशन से होता है। ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म आ गया सी, कॉमन रेशियो आ गया हाफ। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया सोच, एक छोटी सी सोच। आओ नेक्स्ट देखो, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन ड्यू टू चार्जेस प्लेस्ड एज सोन इन फिगर। ड्यू टू चार्जेस प्लेस्ड इन सोन इन फिगर, एक चार्ज क्यू यहां रखा है 1 मीटर कॉमा 0 पे, ये 2 मीटर कॉमा 0 पे माइनस क्यू है, 4 मीटर कॉमा 0 पे क्यू है, 8 मीटर कॉमा 0 पे माइनस क्यू है, 16 मीटर कॉमा 0 पे क्यू है। अब यहां पे ओरिजिन पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालोगे बोलो? ओरिजिन पे पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालोगे बोलो? एक बात बताओ, इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ये होगा kq/1। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? सर ये क्यू चार्ज है, इसका पोटेंशियल अगर हम यहां पर निकाल रहे होंगे तो यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं आएगा, एक वैल्यू आएगा पॉजिटिव में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इसका पोटेंशियल बोलो सर -q/2 मीटर। इसका बोलो सर kq/4। इसका बोलो माइनस है तो -kq/8 प्लस इसका बोलो kq/16। और याद रखना पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं आता है, पहली बात, नीचे स्क्वायर भी नहीं आता है। क्या यही सभी चार्जेस की वजह से नेट पोटेंशियल आएगा? अब इस पूरे सीरीज को देख के तुम्हें जीपी की याद आ रही कि नहीं आ रही? सर कैसे? एक काम करो और आसान बनाने के लिए, के क्यू को बाहर निकाल लो, छोड़ दो। तो यहां पे होगा तेरा 1, यहां होगा हाफ माइनस हाफ, प्लस यहां पे होगा 1/4, माइनस यहां पे होगा 1/8, प्लस यहां पे होगा 1/16 एंड माइनस सो ऑन। अब जब इसका सम निकालोगे आप, इस जीपी सीरीज का सम निकालोगे तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। और कॉमन रेशियो बेटा क्या आएगा ये बताओ जल्दी से फटाफट। और अगर जीपी सीरीज पे सवाल आता है तो इतना याद रखना, जीपी सीरीज पे सवाल आता है तो इतना याद रखना, हमेशा कॉमन रेशियो 1 से कम ही बनेगा। सर 1 से ज्यादा अगर कॉमन रेशियो बन रहा है तो फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो नीट में क्या आएगा उसकी लिमिटेशन मैं ही तय करूंगा। सर एनटीए कर, मैं पहले करूंगा उसके बाद एनटीए करेगा, सिलेबस मुझे भी आता है। कोई भी ऐसा फिजिकल सिनारियो किसी चैप्टर में बन ही नहीं सकता जिसमें ऐसा जीपी बनेगी कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा हो जाए। सर एक बन सकता है भाई, इतना रिसर्च करना है तो नासा में जाना, डॉक्टर क्यों बन रहा है? जितना बता रहा हूं उतना सीख। यहां पे कॉमन रेशियो बता क्या होगा? तो कोई भी एक टर्म उठाओ, उसको उसके पहले वाले से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका -हाफ। अब यहां पे आप सम करोगे तो सम इज इक्वल टू आएगा फर्स्ट टर्म आपका 1/1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो -हाफ है तो यहां पे लिखोगे -हाफ। 1 प्लस हाफ हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस हाफ 3/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 आपका सम आएगा। क्या आएगा सम? 2/3। अब ये पूरे सीरीज का सम 2/3 है, उधर से KQ था तो पोटेंशियल क्या होगा? 2KQ/3। आपने कर लिया होगा जल्दी से, मुझे पता है, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। मनीष जी सुनिए ना, कहिए ना, मैं सुन रहा हूं, कहिए, आगे करें। देखिए नेक्स्ट, बस इतना बहुत है, फॉर्मूला सीख गया, 2 सवाल कर लिए अच्छे। आगे देखो, लॉगरिथम क्या होता है? देखो 2 तरीके का लॉग होता है, एक होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में ऑन द बेस ई की हम बात करते हैं, और एक होता है बेटा कॉमन लॉग। कॉमन लॉग में लॉग x ऑन द बेस 10 की बात करते हैं, या लॉग y ऑन द बेस 2 की बात करते हैं। बेस में कोई भी नंबर हो उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग, और बेस में अगर एक्सपोनेंशियल हो तो उसको कहते हैं हम नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग ऑन द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का फैक्टर आता है, ये आपको याद रखना है। कितने लोगों को याद था ये?
इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हमें याद ही रखना पड़ेगा क्या, log x ऑन द बेस e होता है बेटा 2.303 log x ऑन द बेस 10। log 2 ऑन द बेस 10 की वैल्यू होती है 0.310। log 3 ऑन द बेस 10 की वैल्यू होती है बेटा 0.4751। इसको आप लिख सकते हो 0.3 और इसको अप्रोक्सीमेशन में लिख सकते हो 0.5। log 1 ऑन द बेस ई क्या होता है 0। कोई भी log 1 किसी भी बेस पे लिखोगे, जैसे log 1 ऑन द बेस 10 भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, कुछ log की प्रॉपर्टी है, जैसे log प्रोडक्ट में हो तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, log x इंटू वाई ऑन द बेस a, ये कॉमन log हो गया ऑन द बेस a, e होता तो नेचुरल log होता, तो log x इंटू वाई ऑन द बेस a बराबर क्या होगा log x ऑन द बेस a log y ऑन द बेस a। क्लियर है? अगर log x बाई y हो तो क्या होगा log x ऑन द बेस a माइनस log y ऑन द बेस a, x अपॉन y log x बाई a माइनस log y बाई y ऑन द बेस a हो जाएगा। ठीक है, log में अगर पावर हो तो पावर बाहर आ जाता है, log x का पावर n ऑन द बेस a। इसको कैसे पढ़ते हैं देखो, log x ऑन द पावर log x का पावर n ऑन द बेस a, log x का पावर n ऑन द बेस a क्या हो जाएगा n बाहर आ जाएगा, तो n log a का पावर। अगर बेस में पावर हो तो वो नीचे निकल जाता है 1 अपॉन n, जैसे मैं करके दिखाता हूं यहां पे, जैसे ऐसा लिखा हो log 10 ऑन द बेस 2 का पावर 4। तो यहां पे मेन log के फंक्शन में पावर नहीं है, बेस पर पावर है। जब बेस पे पावर है तो इसको लिखते हैं 1 अपॉन 4 log 10 ऑन द बेस 2। ठीक है, और अगर मेन log का पावर हो जैसे log 10 का स्क्वायर ऑन द बेस 4, तो ऑन द बेस 4 है, ये स्क्वायर किस पे मेन log पे, तो 2 बाहर आ जाएगा 2 log 10 ऑन द बेस 4। क्या आप इतना समझते हैं? क्या आप इतना समझते हैं? क्लियर है? ठीक है, अब ये सवाल करके दिखाओ, फाइंड वैल्यू ऑफ log। ये केमिस्ट्री में भी यूज होता है और आपके फिजिक्स में भी यूज होगा। क्या? log 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ऑन द बेस 10। ध्यान से देखना क्या लिखा है मैंने, log 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ऑन द बेस 10। ये करके दिखाओ। यहां पे log की प्रॉपर्टी लग रही होगी क्या? क्या यहां पे आप log का प्रॉपर्टी यूज कर रहे होंगे क्या? जल्दी बताइए, log की कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे आप यहां पर? हाँ, बैच इज नॉट ओपनिंग। हाँ, बैच ओपन नहीं हो रहा है, ऐप में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, अपडेट हो रहा है, हो जाएगा आपका बैच ओपन, है ना? बैच ओपन हो जाएगा। चलिए यहां देखिए, log का कौन सा प्रॉपर्टी यहां पे यूज करोगे, तो सबसे फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको लिख सकते हैं log 8 ऑन द बेस 10 प्लस log 10 का पावर माइनस 4 ऑन द बेस 10। बेटा ध्यान से देखना, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 log 2 का पावर 3 ऑन द बेस 10 प्लस, सर प्लस क्यों, माइनस 4 है ना पावर में, तो माइनस 4 को बाहर ले आते हैं, तो ये माइनस 4 बाहर, अंदर बचेगा log 10 ऑन द बेस 10। सही बात है। अब ध्यान से देखना, 2 का पावर 3 तो पावर बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 3 log 2 ऑन द बेस 10 माइनस 4, क्योंकि log 10 ऑन द बेस 10 1 होता है। ये क्या होगा सर, ये 0.3, तो 3 मल्टीप्लाई 0.3 माइनस 4, ये हो जाएगा 0.9 माइनस 4, मतलब माइनस 3.1 आएगा। क्या क्या आपको इतना log सॉल्व करने आता है? हाँ, तो एक छोटी सी चीज बचती है यहां पे एंटी लॉग, वो सीख लो, काम हो जाएगा। एक छोटी सी चीज बनती है एंटी लॉग। एंटी लॉग क्या होता है देखो, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू ई का पावर x, मैंने सिंपल लिखा है, या फिर log ही ले लो, log x ऑन द बेस z, मैंने ये कुछ लिखा, ठीक है, मैंने लिखा y इज इक्वल टू log x ऑन द बेस z। तो वो एक्चुअल में log होता क्या है वो जरा डिफाइन कर देता हूं, एकदम बेसिक से पढ़ाता हूं। देख, कहीं 2 का पावर 3 लिखा है तो ये क्या होगा, कहीं 2 का पावर 3 लिखा है तो ये क्या होगा सर 8। इसी को log के टर्म्स में कैसे लिखते हैं कि जो बेस होता है ना उसको हम एक्सचेंज कर देते हैं रिजल्ट से, और रिजल्ट को बेस की जगह पे रख देते हैं। एक्सचेंज कर दिया मतलब दोनों का पोजीशन चेंज कर दिया, पावर को एज इट इज रहने देते हैं, और फिर log के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन बोल देते हैं। जैसे अगर मैं 2 को यहां लिखूं तो क्या होगा, 8 का पावर 3 इज इक्वल टू 2। सर ऐसा थोड़ी ना होता, अरे log में ऐसा ही तो होता है, याद करो। एक मिनट, नहीं, बेस एज इट इज रहेगा। सॉरी, गलत कर दिया मैंने, अरे रे, सॉरी, ये जो रिजल्ट एंड पावर इंटरचेंज हो जाएगा, जो रिजल्ट है वो पावर पे चला जाएगा और पावर रिजल्ट पे चला जाएगा, ये जो बेस है वो एज इट इज रहेगा।
एज इट इज। सॉरी जल्दीबाजी में थोड़ा सा यहां पे हमने गलती कर दी, आई एम सॉरी। यहां पे क्या होगा बेटा, बेस को एज इट इज रहने दो और इसको इंटरचेंज कर दो, ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना। 8 को यहां रख देता हूं तो 2 का पावर 8, 3 को सामने रख दो, ये हो गया तुम्हारा लॉग। अब याद करो log 8 ऑन द बेस 2 3 तो होता है सर, कैसे, इसको सॉल्व करके देखो तो log 8 को लिख सकते हो 2 का पावर 3 ऑन द बेस 2, 3 बाहर आ जाएगा, हां 3 log 2 ऑन द बेस 2 1 ही तो हुआ। अच्छा, मतलब log इज सिंपल पावर, सिंपल एक्सपोनेंट। हां, आपको क्या करना है, बेस को एज इट इज रख देना है और इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर देना है। जो पावर है वो रिजल्ट में आ जाएगा, जो रिजल्ट हो पावर में चला जाएगा, यही log होता है। यही सिंपल सा क्या है बेटा, log है। अच्छा, हां, अच्छा मान लो कोई log लिखा हुआ है, उसको मुझे सिंपल पावर के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो उसको कैसे लिखेंगे सर, आपने बोला था इसको इंटरचेंज करेंगे। हां, बस तुम ऐसे एक चिन्ह बांट लेना, तो तुम अपने आप लिख सकते हो कि सर 2 एज इट इज रह जाएगा, इधर पावर 3 चला जाएगा, ये 8 हो जाएगा। हां, तो इसी को कहते हैं एंटी लॉग। हैं, ये क्या स्कैम हुआ है तुम्हारे साथ? हां, स्कैम ही तो हुआ है, लॉग एक स्कैम ही तो है, लॉग एक स्कैम ही तो है, उससे ज्यादा क्या है। एंटी लॉग को बच्चा बहुत मुश्किल समझता है, नहीं, एंटी लॉग क्या है, लॉग जो लिखा है उसको सिंपल पावर के टर्म्स में कन्वर्ट करना, सिंपल पावर के टर्म्स में कन्वर्ट करो। सर कैसे, सर आपने बोला था इसको इंटरचेंज करते हैं, तो ऐसे लाइन खींचो ना, कर दो। तो सर जेड बराबर हो जाएगा, जेड बराबर एक्स को यहां ले जाओ, एक्स को यहां ले जाओ, ठीक है, इज इक्वल टू जेड का पावर वाई, ये हो गया एंटी लॉग। इसी को तो कहते हैं एंटी लॉग, लेके ये आता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं, जैसे लिखा है कहीं y इज इक्वल टू लॉग एक्स ऑन द बेस ई, यहां पे एंटी लॉग ले लो। तो एंटी लॉग लेने का क्या मतलब है सर, एंटी लॉग लेने का मतलब आपने ये बोला था इसको इंटरचेंज करना। हां, तो बोलो, ई के जगह पे ई तो एज इट इज रहेगा, एक्स जगह पे क्या जाएगा, y बराबर एक्स, ये हो गया। इसी को कहते हैं एंटी लॉग लेना, इसी को कहते हैं एंटी लॉग लेना। बताओ हाँ या ना, क्या क्लियर है ये बात, क्या क्लियर है ये बात, ये बात समझ में आया, क्या ये बात समझ में आया आपको? चलो अब सवाल करते हैं। एक बढ़िया सवाल लिखा है मैंने लॉग और लॉग की प्रॉपर्टी पे, बढ़िया सवाल, नया सवाल है, इसको पढ़ो और करने की कोशिश करो। ऑब्जेक्ट इज मूविंग सच दैट इट्स एक्सीलरेशन a बराबर k बाई टी, ठीक है, वेर k इज 1, अगर k 1 है तो a बराबर 1 बाई टी ही आ जाएगा, ठीक है। इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज 5 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, 1 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। देन फाइंड टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 6 मीटर पर सेकेंड, तो मुझे वो टाइम बताइए, फाइनल टाइम बताइए जब आपकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। मजा आ जाएगा, एक बार करो, देखते हैं तुम कर पाते हो कि नहीं। बताओ, बस 2 घंटे में खत्म कर दूंगा, चिंता मत कर। अच्छा सवाल है, एक बार करने की कोशिश कर बेटा, बढ़िया सवाल है, देख मजा आ जाएगा। मेड बाई मी ओनली। ऐसे सवाल देखो, नए लैंग्वेज, नए तरीके सवाल पूछा जा सकता है। अब तुम कमेंट में बकलोली के मतलब आंसर के अलावा बकलोली कर रहे हो, आंसर तो तुम नहीं दे रहे हो क्योंकि तुमसे होगा नहीं सॉल्व, नीट में यही जाके करोगे। करो अच्छे से, सोचो कैसे आएगा। देखो एक्सीलरेशन हमें दिया हुआ है और टाइम पूछा है कि 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कब हो जाएगी। कैसे करोगे सर? देखो एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी तुम्हें निकालना है, तो तुम a को dv बाई dt लिख सकते हो क्या? हाँ सर, इज इक्वल टू 1/t। ओके सर, अब t तुम्हारा उधर ही रखो, dt को उधर ले जाओ, तो dv इज इक्वल टू dt बाई टी। क्या तुम्हें यहां तक पहुंचना आया? ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है, मैं समझ सकता हूं कि एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखते हैं, ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है, लेकिन आगे सिर्फ बेसिक मैथ बचा। कैसे? dv इज इक्वल टू dt बाई टी, इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ। जब टाइम आपका 1 सेकेंड था, 0 नहीं था, 1 सेकेंड था, तो वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। जब कोई टाइम t है तो वेलोसिटी वो 6 दिया है। अब dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, ध्यान से सोच के बताओ। सर v, लोअर लिमिट इज 5, अपर लिमिट इज 6, इज इक्वल टू, यहां पे इंटीग्रेशन क्या होगा सर, log t।
1 अपॉन dt का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t। तो ये हो जाएगा बेटा log t। लिमिट पुट करेंगे आप 1 से t तक, तो लिमिट क्या हो जाएगा सर? अपर लिमिट रखेंगे log t, लोअर लिमिट रखेंगे log 1 ऑन द बेस ई, ये होगा log t ऑन द बेस ई। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी भाई सर? ये हो जाएगा आपका 6 - 5। सर log 1 ऑन द बेस ई तो 0 होता है, आपने बताया था, याद करो। log 1 ऑन द बेस ही तो 0 होता है। हां, तो ये बचा आपका 1 इज इक्वल टू log t ऑन द बेस ही। अब यहां से लेना है एंटी लॉग। एंटी लॉग की ही प्रॉपर्टी समझाने के लिए और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला समझाने के लिए ये मैंने सवाल लिखा था। क्या ये बेसिक मैथ में आपको इंटीग्रेशन समझ में आया कि 1 अपॉन x इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है log x ऑन द बेस ई। ठीक है, अब यहां से एंटी लॉग लो। एंटी लॉग में मैंने आपको सिखाया है कि ये और इसकी पोजीशन इंटरचेंज कर दो, ई को रहने दो, तो ई को रहने दो, 1 को ऊपर ले जाओ और टी को नीचे ले आओ, तो टी बराबर ई इज आंसर। ई मतलब 2.7 सेकेंड। कोई नहीं दे रहा था ए आंसर भाई, वाह साहब, कोई नहीं दे रहा था ए आंसर, कोई नहीं दे रहा था ए आंसर। बताओ मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया यहां से? और क्या था? कुछ नहीं। अब तुम्हें इस सवाल में एंटी लॉग का फील आया कि नहीं आया बताओ? अब यहां से अगर तुम्हें एंटी लॉग नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली तुम्हें एंटी लॉग का कंसेप्ट नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। क्या तुम्हें यहां से एंटी लॉग का फील आया कि नहीं आया? बता दे साफ साफ। एंटी लॉग का फील आया कि नहीं आया? बता दे साफ साफ। बताओ एंटी लॉग, पहले तुम क्या समझते थे एंटी लॉग का मतलब? पहले से इजी हुआ कि नहीं हुआ एंटी लॉग? ये बता दो सर। एंटी लॉग मतलब कुछ नहीं, लॉग लिखा हुआ है ना, ई को ही रहने दो, इस टी का और 1 का पोजीशन चेंज कर दो, तो टी नीचे चला जाएगा, 1 यहां चला जाएगा, तो टी बराबर ई का पावर 1, ई का पावर 1 मतलब ई मतलब 2.71। खत्म। बढ़िया सवाल था, कोई बात नहीं। यहां देखो, यहां देखो, द साउंड इंटेंसिटी लेवल एट अ पॉइंट 8 मीटर फ्रॉम द सोर्स इज 16 dB। मान लो यहां पे कोई सोर्स है, यहां से 8 मीटर पे लाउडनेस है तुम्हारा 16 dB। देन द साउंड लेवल एट द डिस्टेंस 16 मीटर फ्रॉम द सेम सोर्स विल बी। अब सेम सोर्स से 16 मीटर डिस्टेंस पर लाउडनेस क्या होगा ये पूछा है। अब सबसे पहले पूरे फिजिक्स में एक दो फॉर्मूला ही लॉग पे बेस्ड आता है। एक तो इंटीग्रेशन में कहीं लॉग आ गया, या एक लाउडनेस का फॉर्मूला लॉग के टर्म्स में होता है। लाउडनेस इज इक्वल टू 10 लॉग आई बटा आई नॉट ऑन द बेस 10 dB। यह है लाउडनेस इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। लाउडनेस इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। क्लियर है बेटा? सर बढ़िया। अब करो सवाल को सॉल्व। एक बार लाउडनेस यहां पर लिखो, और एक चीज याद रखना, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। जब कुछ ना लिखा हो तो पॉइंट सोर्स लेंगे, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब करो, एक बात बताओ, अगर मैं यहां की इंटेंसिटी को I1 कहता हूं, यहां की इंटेंसिटी को लेट I1 कहता हूं, I1 बोल देता हूं यहां की इंटेंसिटी को, तो क्या यहां की इंटेंसिटी को 4I1 कह सकता हूं मैं? 4I1 कह सकता हूं मैं? सर क्यों? यहां की इंटेंसिटी को मैं 4I1 कह सकता हूं, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस आधा हुआ है तो इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि यहां की इंटेंसिटी I1 है तो यहां की इंटेंसिटी 4I1 हो जाएगा। यहां की इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बेटा? 4I1 हो जाएगा। सर ये बात तो ठीक है। अब सुनो, यहां पे लाउडनेस लिखो, तो L2 इज इक्वल टू होगा 10 लॉग, यहां की इंटेंसिटी 4I1 ऑन द बेस, 4I1 बाई आई नॉट ऑन द बेस 10 dB। और वहां की लाउडनेस क्या हो जाएगी? वहां की लाउडनेस हो जाएगी 10 लॉग I1 ऑन द बेस 10 dB। ये हो गया तुम्हारी वहां की लाउडनेस। अब मुझे बताओ एक बात, क्या लाउडनेस के दो फॉर्मूले हो गए? अब L1 L2 में रिलेशन बताओ, L1 और L2 में रिलेशन बताओ। L1 और L2 में क्या रिलेशन होगा ये बताओ। कैसे सॉल्व करोगे? क्या इसको मैं डिवाइड कर दूं? क्या मैं इसको डिवाइड कर दूं, इससे सॉल्व हो जाएगा? क्या मैं इसको डिवाइड कर दूं, इससे सॉल्व हो जाएगा? बताओ फटाफट। क्या डिवाइड करने भर से ये सॉल्व हो जाएगा क्या बेटा? क्या डिवाइड करने भर से ये सॉल्व हो जाएगा क्या बेटा? नहीं, डिवाइड करने से सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डिवाइड करने से बेटा सॉल्व?
सर लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता। हाँ तुम्हें पता है यहां पे L2 ज्यादा है तो L2 में से L1 घटा दो, L2 में से L1 घटा दो, इसमें से ये घटाओगे तो 10 बाहर आ जाएगा। अब सोचो ये तुम्हारा हो गया लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाई बी, तो ए तुम्हारा ये हो गया 4i1 बटा आई नॉट डिवाइडेड बाई i1 बटा आई नॉट, i1 बटा आई नॉट ऑन द बेस 10। ये रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि log a माइनस log b लिखोगे log a डिवाइडेड बाई b, तो ये पूरा टर्म मैंने मान लिया a और इस पूरे टर्म को मैंने मान लिया b। सर ठीक है, इंटू डी बी। अब देखो यहां से i1 से i1 कटेगा, i0 से i0 कटेगा, log 4 ऑन द बेस 10, log 4 ऑन द बेस 10 क्या हो जाएगा, 10 तो बाहर है, ये log 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 2 और बाहर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई 2 log 2 ऑन द बेस 10, तो ये हो जाएगा बेटा 20 मल्टीप्लाई 0.3, 0.3 मतलब ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 6 dB। और L2 की वैल्यू हमें दिया हुआ है यहां पे 16 dB, देखो ये पूरा L2 दिया हुआ है 16 dB, तो ये हो गया तुम्हारा 16 dB माइनस L1, माइनस L1 को इधर ले जाओ, 6 dB को उधर ले जाओगे, L1 बराबर आ गया आपका 10 dB। ये आपको खुद करना था, समझ में आया क्या? आंसर डी दे रहे हैं बच्चे, कुछ ए दे रहे हैं, ए किस हिसाब से दे रहे हैं मुझे नहीं समझ में आया, ए किस हिसाब से दे रहे हो बताओ, ए किस हिसाब से दे रहे हो बताओ, ए किस हिसाब से दे रहे हो भाई। नेक्स्ट, तो बेटा ये लॉग के कुछ अच्छे सवाल हो गए, बढ़िया सवाल हो गया। ट्रिग्नोमेट्री की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में क्या होता है, ये बहुत बेसिक बात है, सब जानते हैं। अब जब यहां पे बात आती है कि 0 से 90 डिग्री तक साइन कॉस टैन का वैल्यू निकालना तो बहुत इजी होता है, लेकिन जब 120, 135, 150 और 180 डिग्री की वैल्यू निकालना होता है तो बच्चा क्या करता है कि कॉस 135 डिग्री के लिए लिखता है सर, साइन 135 के लिए लिखता है सर साइन 90 प्लस 45, फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करता है या फंक्शन चेंज करता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करता है या फंक्शन चेंज करता है। अब आपको यहां पे बहुत जोरदार तरीके से मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको हमेशा जीवन भर के लिए 0 से 180 डिग्री तक वैल्यू याद रहेगा। ये मैंने क्लास में ही पढ़ाया था। कैसे? देखो, साइन थीटा 0 होता है 0, 30 होता है तेरा हाफ, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। ये तो जानते हैं हम, हाँ सर ये तो जानते हैं। साइन 120 डिग्री क्या होगा? तो कुछ मत करो, यहां पे इसकी वैल्यू को इग्नोर करो, इस पर मान लो मिरर। सर इस पे मिरर मान ली, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मिरर में ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहां बना दो, जो वैल्यू यहां लिखी वही वहां लिख दो। कहने का मतलब ये √3/2 तो यहां भी लिख दो √3/2, ये 1/√2 तो यहां भी लिख दो 1/√2, ये हाफ तो यहां लिख दो हाफ, और ये 0। सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको ना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है यहां के लिए, और ना ही फेज चेंज करने की जरूरत है, आपको पूरा वैल्यू याद हो गया। बताओ क्या मिरर रूल ये आपको समझ आया? हाँ मैं देखता हूं, कई बार देखता हूं, हर बार देखता हूं बच्चे क्या करते हैं, कैसे याद रखते हैं इसको, साइन 135 की वैल्यू कैसे याद रखते हैं? तो साहब लिखते हैं साइन 135 साइन 90 प्लस साइन 45, साइन 90 फंक्शन चेंज कर देगा, कॉस 90 हो जाएगा। अरे बुर्बक, जरूरत ही नहीं है। और सर ये जो वैल्यू एग्जैक्टली कॉपी हो जाता, हाँ तो बस इतना याद रखना, 90 को छोड़ो, 90 को मिरर मानो, 60 मतलब 120, 45 मतलब 135, 30 मतलब 150, 30 मतलब 150। अच्छा देखो इसमें सब जीरो के ऑर्डर में ना, देखो 0, 30 0, 60 0, 90 0, ये 45 5 के मल्टीप्लायर में है, तो यहां पे 135 भी सिर्फ 5 के मल्टीप्लायर में है, तो 45 की वैल्यू एक्जैक्टली 135 पे जाएगी। 30 मतलब 120, 45 135, 60 मतलब 120 डिग्री। क्लियर है? 30 मतलब 150, 30 मतलब 150। क्लियर? कॉस की वैल्यू देखो क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, हाँ ये √3/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये हाफ होता है, ये 0 होता है। 90 की वैल्यू को इग्नोर करो, यहां पे मिरर मान लो, ये वैल्यू को कॉपी कर दो, हाफ 1/√2, √3/2 एंड 1। बस यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, सर क्या? ये पूरा पॉजिटिव होता है 0 से 180 तक, क्योंकि साइन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहां पे माइनस लगा दो, बस खत्म खत्म। कोई भी एक्स्ट्रा रूल लगाने की यहां पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, tan की बात करें, सर इसका डिवीजन होता है तो ये तो 0 होगा, इसका 1/√3, ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1, ये होता है आपका √3,
और ये हो गया आपका इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। सर इसमें क्या करें, इसमें भी कॉपी कर दो, सब में कॉपी होता है। ये हो जाएगा तुम्हारा √3 विथ निगेटिव साइन, ये -1 बाई √3 और ये होगा 0। अचानक से तुम्हें tan 150 डिग्री की वैल्यू लिखने की जरूरत पड़ी, क्या करोगे भाई? tan 150 इज नथिंग बट tan 30, tan 30 1 बाई √3, ये भी होगा -1 बाई √3। सिर्फ tan और cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या चला जाता है, निगेटिव। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला सबको याद होगा, क्या ये याद रखना जरूरी है, साइन a इंटू साइन बी प्लस cos a इंटू cos b। सही लिखा है क्या मैंने? नहीं सर, ये तो आपका गलत फॉर्मूला हो गया। सर कैसे? साइन पहला एंगल खुद रखता है, दूसरा cos को देता है चचा। तो ये हो जाएगा cos b, साइन a इंटू cos b, और ये हो जाएगा cos a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला आएगा। हाँ, प्लस है तो प्लस आएगा, अगर माइनस है तो यहां पे माइनस आएगा। cos में क्या होता है, cos दोनों फॉर्मूला खुद रख लेता है, दोनों एंगल, cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b माइनस, अगर प्लस है तो यहां पे माइनस आएगा, साइन a इंटू साइन b। सही लिख रहा हूं क्या? हाँ जी। अब अगर यहां पे अगर माइनस होता तो ये प्लस आ जाता। tan a प्लस बी क्या होता है सर? tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो भैया। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस 2 थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ये कहता है कि अगर थीटा आपका स्मॉल हो तो साइन थीटा बेटा थीटा हो जाएगा, टैन थीटा भी थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1। कब? जब थीटा आपका स्मॉल हो तब। इसीलिए साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू 1 होती, याद है? साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू 1 होती, याद है? क्या होती साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू? 1। कब? हमेशा नहीं, जब थीटा स्मॉल होगा तब, जब थीटा स्मॉल होगा 1। अब फटाफट तुरंत से साइन 150 कॉस 135 टैन 53 डिग्री की वैल्यू बता दो फटाफट। तो मैं समझूंगा कि चलो इस एंड पे तो तुम्हारी कोई समस्या नहीं है, तुम सीख गए यहां तक। इस एंड पे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम जोरदार सीख गए। बताओ साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताओ। साइन 30 तो हाफ होता है, तो साइन 150 हाफ। ले खत्म। कितना आसान है सोच, कितना आसान है सोच। कॉस 135 मतलब 45, और कॉस 45 1 बाई √2, तो ये होगा 1 बाई √2। बस निगेटिव साइन में, क्यों? कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। टैन 53 डिग्री 3 4 5 के ट्रायंगल में बनता है, ये 3 ये 4 और ये 5, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा टैन 53 की वैल्यू ज्यादा होगी टैन 37, तो थीटा बढ़ता है तो टैन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसीलिए टैन 53 डिग्री होता है बेटा 4/3, और टैन 37 होगा बेटा 3/4। ये कहानी है, ये कहानी है। क्लियर? स्मॉल एंगल मतलब थीटा छोटा हो, जैसे 1 2 4 5 6 डिग्री तक हो, थीटा छोटा हो तो ये अप्रोक्सीमेशन हम लगाते हैं। क्लियर है? ये अप्रोक्सीमेशन हम लगाते हैं। बताओ ये वैल्यूज निकालना इजी था कि नहीं था? जल्दी बता दो सर। बहुत इजी था। अच्छा, कई बार ये जरूरत पड़ती है कि आपको साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, मान लो साइन थीटा है 4/5, तो कॉस और कॉट की वैल्यू बताओ। तो एक चीज याद रखना, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर होता है। हाँ, यही तो पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, यहां से ही हम रिलेशन निकालते हैं कि अगर सब में h से डिवाइड कर दे, h स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो क्या होगा? डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। तो आप h से डिवाइड करोगे h स्क्वायर से, तो p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। हाँ, ये क्या है? साइन थीटा। ये क्या है? कॉस थीटा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इससे एक और चीज समझ में आया कि साइन थीटा को p/h लिखते हैं, कॉस थीटा को b/h लिखते हैं। हाँ, तो साइन थीटा अगर कहीं 4/5 लिखा है तो साइन थीटा इज नथिंग बाई p/h इज इक्वल टू 4/5। हमें कॉस चाहिए, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं मान लेता हूं कि p 4 है, p वैसे 4 नहीं है, p/h का रेशियो 4/5 है, मान लो अगर p 4 है तो h 5 होगा। हाँ, तो बेस इज इक्वल टू √h का होल स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर होगा, ये आ जाएगा आपका 3। बेस आ जाएगा आपका 3, बेस की वैल्यू यहां रख दो, 3/5 आ गया। कॉट थीटा क्या होता? कॉट थीटा होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस तुमने निकाला 3, परपेंडिकुलर तुमने निकाला है, ये तो दिया हुआ है 4, 3/4। प्रोजेक्टाइल वगैरह में कई बार यूज हो जाता है, प्रोजेक्टाइल वगैरह में कई बार यूज हो जाता है, क्या आप ये समझते हैं? ठीक है, अब ये सवाल करिए, बढ़िया सवाल है,
नीट में एग्जैक्टली ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब यहां से ये सवाल करके देखिए, सवाल करिए बेटा फटाफट, सवाल करिए, सवाल करिए। कैसा सवाल है देखिए ध्यान से। सवाल कुछ ऐसा है, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिव करंट I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी एंड AC voltage is V is equal to V naught sin omega t minus pi by 6. Then find phase difference between current and voltage. करंट एंड वोल्टेज में फेज डिफरेंस क्या होगा? तो फेज डिफरेंस लगाने के लिए यहां पे फंक्शन चेंज करके फेजर कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। बड़े ध्यान से देखो क्या लिखा है, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6। तुम यहां पे जो मैंने फेजर डायग्राम पढ़ाया था उसका हेल्प ले सकते हो। अगर साइन ओमेगा टी का डायरेक्शन इधर मानते हो तो साइन ओमेगा टी से कॉस ओमेगा टी 90 डिग्री आगे चलता है, सही बात है। माइनस कॉस ओमेगा टी इससे पीछे चलेगा। अगर तुम्हारा इक्वेशन है आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी तो तुम्हारा आई नॉट इस लाइन पे आ गया, और वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी में से पाई बाई 6 पीछे, मतलब यहां से 30 डिग्री पीछे, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री पीछे साइन ओमेगा टी से, ये तेरा वी नॉट आ जाएगा, और ये तेरा फेज डिफरेंस होगा 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3। पाई बाई 3 इज योर फेज डिफरेंस। कितने लोगों को यह चीज समझ में आया? बी इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। करके देखो, अच्छा सवाल है। एग्जैक्टली नीट में ऐसे सवाल बेटा पूछे जा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u। अब यही लास्ट ईयर भी लास्ट टू लास्ट ईयर पूछ लिया था। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल, देन फाइंड फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड टाइम पीरियड। टाइम ऑफ फ्लाइट, नॉट टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताइए, ठीक है भाई। अब सुनो, प्रोजेक्टाइल मोशन में तो तुम जानते हो ना बेटा, रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही होता है। हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी, होता है। अब ये तब होता है जब सारा एंगल कहां से दिया हो, सारा एंगल कहां से दिया हो, हॉरिजॉन्टल से। लेकिन अगर वर्टिकल से एंगल दे दे तो यही फॉर्मूला किस तरीके से चेंज हो जाएगा? सर साइन को कॉस में चेंज कर दो, नहीं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यस। मैक्सिमम हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब क्या यहां पे साइन को कॉस में चेंज करने से सारा काम हो जाएगा क्या? नहीं, सारा काम नहीं होगा। अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा रेंज का फॉर्मूला ही चेंज नहीं होगा। शायद मेरे हिसाब से रेंज सेम रह जाएगा। मैं सही बोल रहा हूं क्या? हॉरिजॉन्टल से एंगल लो या वर्टिकल से एंगल लो, रेंज वही रह जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हां, अगर ये वर्टिकल से थीटा दिया है तो मैं इस एंगल और प्रोजेक्शन को 90 माइनस थीटा ले सकता हूं। सर हाँ, 90 माइनस थीटा ले सकते हो। अब यहां पर रेंज क्या लिखोगे? यू स्क्वायर साइन 2, एंगल को लिखूंगा मैं 90 माइनस थीटा, एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल से एंगल लेते हैं तो बाई जी। अब ये देखो बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, और साइन 180 माइनस 2 थीटा 180 डिग्री फंक्शन को चेंज नहीं करता, तो ये तो भाई वही रह जाएगा। तो ये, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यार लेकिन ये सोचने वाली बात है कि तुम एंगल और प्रोजेक्शन वर्टिकल से दो या हॉरिजॉन्टल से दो, रेंज वही रहता है। ऐसा क्यों? तो ऐसे देखो, मैं एक बार और कोशिश करता हूं तुम्हें प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट से समझाने का। मान लो यहां पे मैंने प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से, तो कुछ एक्स की वेलोसिटी ये हो गई, वाई की वेलोसिटी ये हो गई। हाँ सर, और रेंज क्या होता है? सर रेंज होता है एक्स वाली वेलोसिटी, क्योंकि एक्स में हम रेंज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है? वर्टिकल वेलोसिटी पे, और एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया ना, इसीलिए। क्लियर है? ये देखो, इसमें क्या होगा, इसमें चेंज होगा। ये साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको लिखो साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? तो ऐसे 90 माइनस थीटा रखोगे तो ये कॉस थीटा आ जाएगा, 2u
कॉस थीटा बाई जी। तो ये नया तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, ये नया टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, ये नया मैक्सिमम हाइट आएगा, लेकिन रेंज वही रह जाएगा, रेंज वही रह जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ, मान लो कहीं सॉल्यूशन कर रहे हो, ऐसा कैलकुलेशन आ गया, कैसा? 0.25 मल्टीप्लाई रूट अंडर 0.49 मल्टीप्लाई 0.2 का होल स्क्वायर। अब ये भाई साहब बहुत ही भयंकर लग रहा, लेकिन जब भी ऐसे रूट में या पॉइंट का स्क्वायर हो तो हमेशा आप एक काम करना कि देखो ये 0.25 है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 25/100? हाँ सर, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसको 100 लिख दो। अच्छा, रूट अंडर 49 है तो 49, ये डेसिमल हटा के अभी 100 लिख सकता हूं। हाँ, अब मल्टीप्लाई 0.2 का होल स्क्वायर है तो 4/10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब यहां पे ध्यान से देखो, 25/100 ये तो 1/4 आ जाएगा यार। हाँ, रूट 49 रूट के बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 7 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 4 सॉरी ये 0.2 है तो 2/10 का होल स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4/100। क्या होगा? 4/100। 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया 7 × 10⁻³ देखो तीनों ही डिजिट तुम्हारा किस में था? फ्रैक्शन में था, डेसिमल प्लेस में था, लेकिन कैलकुलेशन में कहीं भी डेसिमल प्लेस नहीं आया। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सर अगर यहां पे 49 नहीं होता 50 होता तो हम कैसे करते? अप्रोक्सीमेशन में 51 होता तो क्या करते? अरे रूट 51 है तो रूट 51 को तुम अप्रोक्सीमेशन में रूट 49 = 7 नहीं ले सकते हो क्या? सर आपने थोड़ा कम ले लिया, हाँ तो तुम्हारा आंसर थोड़ा कम आएगा, ज्यादा वाला टिक कर लेना। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है। अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की तो हम जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अगर मुझे किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन करना पड़े, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e⁻x। e⁻2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर e⁻x है, e⁻x तो e⁻2 का e⁻2 होगा? नहीं, e⁻2 एक फिक्स नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा 0। जैसे e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है क्योंकि x वेरिएबल है, x क्या है? वेरिएबल है। बट यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या है? e² एक फिक्स नंबर है, वेरिएबल नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। tan x का सेक स्क्वायर होगा, log x ऑन द बेस e का होगा 1/x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो cos 30 डिग्री का कोई डिफरेंशिएशन पूछे तो देखो cos थीटा का डिफरेंशिएशन हम निकाल सकते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, cos t का निकाल सकते हैं। cos 30 डिग्री तो यार √3/2 है, ये तो फिक्स वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। याद रखिएगा। sin x का क्या होता है? cos x। cos x का क्या होता है? माइनस sin x। cos x का क्या होता है? माइनस cos x into cot x। अल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे x का पावर n तो हो जाता है nx का पावर n-1। यहां पे एक चीज बताया था कि डिफरेंशिएशन में कई बार याद नहीं रहता कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा। कई बार यह हमें समझ नहीं आता किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा। तो याद रखना कि हमेशा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो c से स्टार्ट हो रहा है तो उसके डिफरेंशिएशन में नेगेटिव आएगा। कोई भी ऐसा फंक्शन जो c से स्टार्ट हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। क्लियर है क्या ये बात? ठीक। अरे बहुत जोरदार, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। अब एक सवाल देखो, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, नया सवाल है। क्या है सवाल? समझो। इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, यहां पे देखना, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल u is equal to u0 cos alpha x, then find angular frequency of the oscillation। यहां पे हमें पोटेंशियल एनर्जी दिया है u is equal to u0 cos alpha x। अब देखो बेसिक मैथ के कैसे मिक्स फॉर्म में यूज हो सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी है, हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताना है, तो पोटेंशियल एनर्जी से एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हैं ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो f इज इक्वल टू होता है -du/dx। हाँ होता है। अब जब यहां पे u पुट करोगे तो u0 तुम्हारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, -u0 cos अल्फा x का डिफरेंशिएशन होगा बेटा, यहां पे डिफरेंशिएशन का चेन रूल यूज करोगे, cos इंटू अल्फा एक्स का x के साथ कर रहे हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा sin अल्फा एक्स इंटू अंदर में अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन सिर्फ अल्फा। मानते हो ये बात? हां जी।
तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू नॉट अल्फा साइन अल्फा एक्स। अब यहां पे हम जानते हैं कि एसएचएम का इक्वेशन आ गया फोर्स का, सॉरी कॉस का माइनस, तो ये प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फोर्स को लिखोगे मास इंटू एसिलेशन, तो एसिलेशन मास को यहां ले आओ, ये आ गया तुम्हारा एसिलेशन। अब देखो एसिलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक एसएचएम का इक्वेशन होता है जिसमें एक्स बहुत स्मॉल होना चाहिए, तभी ये एसएचएम आएगा, तभी एसएचएम आएगा। तो यहां पे तुमने एक डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन देखा, अब यहां पे स्मॉल एंगल का अप्रोक्सीमेशन देखो। अगर एक्स तुम्हारा बहुत छोटा है तो यहां पे ये एंगल बहुत छोटा होगा भाई, अगर एक्स तुम्हारा बहुत छोटा है तो ये एंगल तुम्हारा छोटा होगा, हाँ सर वो एंगल छोटा होगा। अगर साइन के अंदर एंगल छोटा होता है तो इसको अल्फा एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा यू नॉट अल्फा स्क्वायर एक्स बाई एम। और एंगुलर एक्सेलरेशन के रिलेशन में ये जो टर्म होता है इसी को हम कहते हैं ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा आपका रूट अंडर यू नॉट अल्फा स्क्वायर बाई एम, यू नॉट अल्फा स्क्वायर बाई एम। तो यहां पे नन ऑफ द एबव हो जाएगा, नॉट डिफाइन नहीं, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव ऐसा भी हो सकता है, नन ऑफ द एबव, ये आंसर चला जाएगा। ये आएगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अरे भाई ऐप में कुछ अपडेट हो गया होगा, ग्लिच आ रहा होगा इसीलिए बेटा, कई बार अपडेट होता है ना, पहली बार हुआ है क्या? ऐप नहीं चल रहा? हाँ नहीं चल रहा, हो सकता है कुछ अपडेट हो रहा होगा इसलिए नहीं चल रहा है, समझ गए? एक कह रहा है 1/e का वैल्यू क्या होगा? 1/e का वैल्यू होगा 1/2.7 और 1 को 2.71 से डिवाइड कर लो, वो हो जाएगा 1/e की वैल्यू। इतना मेहनत कर रहे हो उससे पहले डिवाइड कर लेते चाचा, हाँ? चलिए नेक्स्ट देखिए, पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एस इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर 18t प्लस 9, देन फाइंड मिनिमम वेलोसिटी। थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम का हम कंसेप्ट समझ लेते हैं तुरंत से। जैसे कोई भी फंक्शन y अगर x पर डिपेंड कर रहा और उसका ग्राफ कुछ ऐसा आया है, तो यहां पे ये वाली चीज हो गई आपकी मैक्सिमा और ये वाली चीज हो गई आपकी मिनिमा। तो मैक्सिमा पर स्लोप जीरो है क्या? हां। और डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है? स्लोप। तो यहां पर आपका dy बाई dx क्या होगा? जीरो। यहां पर भी dy बाई dx क्या होगा? जीरो। अब मुझे बताओ, यहां पे लगातार स्लोप, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो स्लोप जीरो है, लेकिन मैं अगर स्लोप में चेंज की बात करूं, यहां से यहां तक लगातार स्लोप में कैसा वेरिएशन है, तो जब भी कोई चीज मैक्सिमम अचीव करता है तो वहां से उसका मिनिमा स्टार्ट, मतलब डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो यहां पे आप कह सकते हो कि मैक्सिमा पे स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? निगेटिव। डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो अगर कोई फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा में से कोई भी चीज अचीव करता है तो उसका स्लोप जीरो होता है, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन उसका क्या हो जाता है? पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहां मैक्सिमा पर स्लोप जीरो, डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव, मिनिमा पर स्लोप जीरो एंड डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। तो मैक्सिमा और मिनिमा में एक सिमिलरिटीज भी है, मैक्सिमा और मिनिमा में एक सिमिलरिटीज भी है। मैक्सिमा एंड मिनिमा में एक सिमिलरिटीज भी है। क्या सर? मैक्सिमा में और मिनिमा में दोनों जगह पर आपका स्लोप क्या होगा? मैक्सिमा की बात करें और मिनिमा की बात करें, दोनों जगह पे स्लोप क्या होगा? जीरो। मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव और मिनिमा पे भी डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। क्लियर? क्लियर? एक सिमिलरिटीज भी है दोनों में एंड डिफरेंसेस भी है। अब मान लो दिया हुआ है पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट का, ये फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट की मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी? भाई साहब पहले ही मिनिमम पूछ रहा है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, हमें पता चलेगा कि मिनिमम ही रहा होगा। कई बार क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज होता है बिना बात के कि सर ये पोजीशन दिया हुआ है और मिनिमा पूछ रहा है, मैक्सिमा पूछ रहा है, तो यहां मिनिमा होगा कि मैक्सिमा होगा? सर कैसे देखेंगे? जब बात मिनिमा पूछा है तो मिनिमा ही होगा ना, वहां एग्जिस्ट करेगा। चलो करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा समझते हैं। ये पोजीशन दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा, v इज इक्वल टू ds बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करो, चलो फटाफट, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 18, ये हमारी वेलोसिटी आ गई। एकदम सही है, ये वेलोसिटी आ गई। अब किसका मैक्सिमम मिनिमा पूछा है?
पोजीशन ये है, देन फाइंड वेलोसिटी। वेलोसिटी का पूछा है तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जिसका मैक्सिमा मिनिमा पूछे उसका स्लोप जीरो करना पड़ेगा। तो v इज का हम dv बाई dt निकालें, ये हो जाएगा 60 माइनस 12। जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो जिस फिजिकल क्वांटिटी की मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं उसका डिफरेंशिएशन हम क्या करते हैं, जीरो। तो 60 इज इक्वल टू 12, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2 सेकेंड। अब बताओ 2 सेकेंड पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमम, तो सर ये तो चेक करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन देखेंगे ना, जरूरत ही नहीं है सर। क्यों? क्योंकि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर स्लोप जीरो है, तो मैक्सिमा या मिनिमा कुछ हो सकता है। और मेरे से मिनिमम वेलोसिटी पूछिए तो मिनिमा ही होगा ना फिर। ओके, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और एक्जैक्टली स्लोप कहां जीरो हो रहा है, 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी मिनिमम होगा। वेलोसिटी वही मिनिमम होगा जहां स्लोप जीरो है। तो 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 18, बताओ क्या होगा। 2 का होल स्क्वायर 4 थी 12, 12 माइनस 24 प्लस 18, ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 18 इज इक्वल टू प्लस 6 मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर आएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। बताओ मजा आया कि नहीं आया? क्लियर? अब यहां पे फालतू का टेंशन नहीं लेना। देखो तुम नीट का पेपर दे रहे हो तो मैथमेटिकली बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछता। हां मैथमेटिक्स मुश्किल होता है, लेकिन वो मैथमेटिकली बहुत मुश्किल सवाल आपसे नहीं पूछेगा। आपको सवाल से भी थोड़ा सा हिंट लेना पड़ेगा, समझ गए? हालांकि मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट हमने बता दिया, लेकिन सवाल से भी थोड़ा सा हिंट लेना पड़ेगा। यह सवाल करके दिखाओ तो मैं मान जाऊं। ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा हुआ है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में y को जब हम x के फंक्शन में लिखते हैं तो यह हमारा होता है स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा। tan थीटा तब पॉजिटिव होता है जब एंगल 90 से कम हो, tan थीटा निगेटिव होगा जब एंगल 90 से बड़ा हो। और c आपका है इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। ठीक है, c क्या है, y इंटरसेप्ट। तो एक ऑब्जेक्ट इस स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। अगर इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे तो यह है तुम्हारा 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझना यहां से 3y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4x माइनस 5, 3 को भी नीचे ले जाओ, y इज इक्वल टू माइनस 4/3x माइनस 5/3। यह है तुम्हारा y, यह है तुम्हारा y। क्लियर है? ठीक है, उसका स्लोप मिल गया। एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इतना, देन फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। अब जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3i प्लस 4j। अब ये फोर्स कितना वर्क करेगा अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, जिसका इक्वेशन ये दिया हुआ है। करो 24 जूल। गलत जवाब। नहीं 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 नहीं, इसका आंसर होगा 0। और स्ट्रेट लाइन का बहुत अच्छा सा कंसेप्ट यहां पे यूज हो रहा है। क्या? वर्क इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। हाँ, ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। मुझे ये बताओ, अगर ये फोर्स लग रहा है तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा? सर ये 3i कैप है और 4j कैप है, तो ये जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, और इसी को हम कहते हैं स्लोप। तो फोर्स जो लग रहा है वो 4/3 के स्लोप पे लग रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा गलती कर दिया क्या मैंने इसमें? एक मिनट बेटा रुक जाओ, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, सॉरी। ये 0 नहीं हो पाएगा, एक मिनट मैं समझा रहा हूं। ये 4i प्लस 3j है, 4i कैप प्लस 3j कैप। तो अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 4i कैप और ये हो गया बेटा 3j कैप। तो यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू आप लिखोगे 3/4। तो इसका स्लोप हो गया आपका 3/4। ठीक है, और इसका स्लोप देखोगे तो ये स्लोप है आपका -4/3। तो इसका स्लोप मैं लिख लेता हूं m2 इज इक्वल टू -4/3, और इसका स्लोप है m1 दैट इज इक्वल टू 3/4। अगर मैं m1 और m2 का प्रोडक्ट करूं तो ये आ जाएगा -4/3 मल्टीप्लाई 3/4। ये कट के -1 आ रहा। मतलब जिस लाइन पर फोर्स लग रहा है
उस लाइन का स्लोप और जिस लाइन पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, मतलब जिस लाइन पर डिस्प्लेसमेंट होगा उस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आता है तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे। वो दोनों लाइन क्या होंगे? परपेंडिकुलर। और अगर परपेंडिकुलर है तो यहां पे वर्क क्या हो जाएगा? 0। आओ थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का तुम्हें कंसेप्ट समझाता हूं कि मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल बना रहा है तुम्हारा θ1, तो स्लोप लिखोगे m1 बराबर tan θ1। अगर कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन है, इसका एंगल है मान लो यहां से θ2, तो इसका स्लोप होगा m2 बराबर tan θ2। अगर इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया, इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। अब मान लो ऑब्जेक्ट इस लाइन पे चल रहा और फोर्स इस लाइन पे लग रहा, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, current flowing through the wire varying with voltage given in graph, then find ratio of the resistance। देखो बेटा, ये सारे ग्राफ सवाल जो है आपको फिजिक्स के लग रहे होंगे, लेकिन इन सभी सवालों में कहीं ना कहीं बेसिक मैथ का कंसेप्ट और फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब देखो, करंट फ्लोइंग थ्रू द टू वायर, दो वायर में करंट फ्लो कर रहा है, वायर ए एंड बी, टू वायर वेरिंग विथ वोल्टेज, वोल्टेज के साथ वेरिएशन दिखाया है ग्राफ में इन अ गिवन ग्राफ। देन फाइंड रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस, इन दोनों के रेसिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। अब ये सवाल आप पेशेंटली सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सही कर सकते हैं, जल्दीबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। समझ गए? करिए इस सवाल को सॉल्व करिए, थोड़ा सा देखते हैं आंसर क्या देते हो। देखो, सबसे पहली बात, यहां तुम्हारा स्लोप जो होगा वो होगा I बाई वी, y बाई एक्स। स्लोप मतलब इस ग्राफ का डिफरेंशिएशन, मतलब dy बाई डी एक्स, तो डी आई बाई डी वी लिखोगे, I बाई वी लिख लो। अब I बाई वी तो 1 अपॉन रेसिस्टेंस होगा, हाँ 1 अपॉन रेसिस्टेंस होगा। तो यहां पे A की रेसिस्टेंस की अगर आप बात कर रहे हो तो ग्राफ A का स्लोप नीचे आएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप या स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। और बी ग्राफ की बात करोगे तो इसका स्लोप ऊपर आएगा, तो स्लोप ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ ए। अब बी के स्लोप देखो तो ये बी ग्राफ है, एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, तो आ जाएगा tan 30 डिवाइडेड बाय ये एक्स एक्सिस एंगल कितना बना रहा सर, ऊपर से 30 है तो नीचे से 60 डिग्री एंगल बनाएगा, और हम हमेशा स्लोप नीचे से देखते हैं। तो tan 30 बाई tan 60, tan 30 होता है 1 अपॉन √3, tan 60 होता है सिंपल √3, तो 1:3 आपका सही जवाब आएगा। क्या आएगा? 1:3। बी इज योर करेक्ट आंसर। तो यहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया बेटा, और आपको स्लोप का भी कंसेप्ट समझ में आया। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? नेक्स्ट देखते हैं। अब सुनो, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज द करेक्ट फॉर द मैटर वेव। अब आप जानते हो कि अगर कोई रिलेशन लीनियर हो, जैसे y बराबर mx प्लस सी हो, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। लेकिन इसमें अगर कोई रिलेशन हो जिसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो और आप ग्राफ y और x के बीच बना रहे हो, तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनता है। लेकिन अगर रिलेशन y इज इक्वल टू √x हो तो y और x का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, ग्राफ में अगर हम स्लोप की बात करें, सिर्फ स्लोप कहीं लिखा हुआ है, तो स्लोप आप देखेंगे हंसता हुआ और रोता हुआ रामलाल के कंसेप्ट से। इसका स्लोप कहीं ऐसा ग्राफ बनेगा तो इसका स्लोप घट रहा होगा, और कहीं आपका ऐसा ग्राफ बनेगा तो स्लोप बढ़ रहा होगा। ये कैसे देखते हैं सर? ये इससे देखते हैं। किससे? ये एक्चुअल में ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है। अगर कहीं ऐसा ग्राफ है तो यहां पे देखो ग्राफ कैसा है, ऐसा, तो ये हंसता हुआ रामलाल है ना, इसका स्लोप बढ़ रहा होगा। ये रोता हुआ रामलाल है ना, देखो ऐसा बना है, तो इसका स्लोप क्या होगा? घट रहा होगा। सिंपल सी बात है। स्लोप क्या हो रहा होगा? इसका घट रहा होगा। हां, अगर तुमसे मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप पूछे कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप 0 कहां है, तो इन दोनों ग्राफ में मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप 0 कहां बताओगे? तो सर देखो, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल वहां पे स्लोप 0 था, इसका स्लोप यहां 0 है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप 0, इसका स्लोप यहां 0 है। इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच के स्लोप देखोगे तो यहां पर स्लोप तुम्हारा कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। ये सारी बातें क्लियर है? ये सारी बातें क्लियर है?
इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन है जहां पे आर आपका रेडियस है। एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स का इक्वेशन है। क्लियर है क्या? अब सुनो, ये ग्राफ पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर मैटर वेव। मैटर वेव के लिए कौन सा ग्राफ सही है? लेमडा वर्सेस पी का रेक्टेंगुलर, लेमडा वर्सेस पी बोथ ए एंड बी। अब मुझे बताओ, इसमें मैटर वेव तो आप जानते हो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है साहब। तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी रिलेशन के लिए कौन सा ग्राफ इसमें से सही आ रहा? ए। ठीक है, बताओ कौन सा ग्राफ यहां पे मैटर वेव के लिए सही आएगा? तो यहां पे बेटा मैटर वेव के लिए आपका जो सही रिलेशन है वो है ए। हो गया, लॉक करके चल दिए, आंसर मिलेगा -1। क्यों? क्योंकि ये भी तो सही है, बी भी तो सही है। सर कैसे बी सही है? अब देखो ध्यान से, देखो जब भी इनवर्स रिलेशन हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। यहां पे तो हमने जो भी देखा था सामने ऊपर में रिलेशन है, जैसे y इज प्रोपोर्शनल टू x, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, y इज प्रोपोर्शनल टू रूट x। अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। तो यहां पे लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। देखो लेमडा और p का रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बना है, लेकिन ये ग्राफ लेमडा और 1/p का है। लेमडा और p की बात ही नहीं कर रहा, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है। अब एक बात कर रहा लेमडा और 1/p, तो 1/p पूरा का पूरा एक फिजिकल क्वांटिटी है जो लेमडा के सामने सामने है। तो लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p बोलोगे, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p बोलोगे, तो ग्राफ कैसा बनेगा तुम्हारा? स्ट्रेट लाइन। इसलिए स्ट्रेट लाइन बना है यहां पे। क्या आपको यह बात समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, देन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अब किसी ऑब्जेक्ट को तुम यहां से ड्रॉप कर दिए, u इज इक्वल टू 0 था, अब ये नीचे गिर रहा है, लगातार नीचे गिरता जाएगा, तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट s पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो मोशन अंडर ग्रेविटी बेटा कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। तो तुम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a इंटू एस, ए के जगह पे g डाल दो। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा 0 है, u क्या है भाई? 0 है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2gs। v इज प्रोपोर्शनल टू रूट s, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट s। तो कौन सा सही होगा? a। बच्चे कह रहे हैं c, गलत है क्योंकि तुमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन लगा दिया गलती से। कुछ बच्चे कह रहे हैं d। बहुत बढ़िया बेटा, कर दिया कांड। a, c, c, गलत जवाब, गलत जवाब। आपको मैंने बताया था ये रूट अंडर एस है ना भाई, क्या है? रूट अंडर एस है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एस है। और वाई, देखो सिंपल सी बात है, मैं यहां पे तुम्हें गेंदा फूल बना के समझाता हूं। ये देख, ये y और ये x, अगर y इज प्रोपोर्शनल टू x तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह पे क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अगर y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऊपर उठ जाएगा, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इसका स्लोप इंक्रीजिंग होगा, इसका स्लोप इंक्रीजिंग होगा। ये देखो, अगर ऐसा है तो ये y इज रूट एक्स, इसका स्लोप डिक्रीजिंग होगा, इसका स्लोप डिक्रीजिंग होगा। देखो यहां स्लोप, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, नॉट स्लोप, मैग्नीट्यूड। स्लोप का मैग्नीट्यूड देखोगे बेटा तो यहां पे स्लोप निगेटिव है, लेकिन कुछ है। मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो निगेटिव नहीं बोलूंगा, बोलूंगा स्लोप है। यहां पे स्लोप 0 होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज डिक्रीजिंग, बट स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो भाई यहां पर रिलेशन कैसा है? y v इज रूट एस, तो v और s के बीच ग्राफ बनाओगे तो रूट एस है ना, इसलिए s की तरफ बेंड हो जाएगा ग्राफ। ग्राफ क्या होगा? s की तरफ बेंड हो जाएगा। यहां देखो, इक्वेशन ऑफ AC करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, देन फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ साइकिल, देन फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ साइकिल। अब एवरेज वैल्यू किसी भी चीज का निकालते हो तो बेसिक मैथ की कंसेप्ट है, किसी भी चीज का एवरेज निकालो। जैसे तुम एक्सेलरेशन का एवरेज निकालो, तो जिसका आप एवरेज निकालते हो ना
जैसे मान लो टाइम एवरेज तुम निकाल रहे हो, तो ए का एवरेज हो जाता है ए का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ टाइम। मुझे ये एवरेज का कंसेप्ट समझाना था। यहां पे किसका कंसेप्ट समझाना था? एवरेज का। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी होता है वी एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। सर लेकिन हमने तो एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सही तो है। तो हम जिस भी चीज का एवरेज निकाल रहे हो उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं टाइम के साथ डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ टाइम। यही हमारा कंसेप्ट है, यही हमारा कंसेप्ट है। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हो तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ए इनटू डीटी डिवाइडेड इंटीग्रेशन ऑफ डी। यहां पे एवरेज करंट निकालना है, तो एवरेज करंट आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। हाफ साइकिल में पूछा है सर, फुल साइकिल में अगर एवरेज पूछता तो यहां पे आई के जगह पे रखते आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां पे आई के जगह पे आई नॉट बाहर रख दो, अंदर में रखो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू क्या बोलो फुल साइकिल में? तो सर इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, और साइन का एरिया अंडर द कर्व फुल साइकिल में देखे तो क्या हो जाएगा? जीरो। अगर फुल साइकिल में पूछता तो जीरो होता, लेकिन ये किस में पूछ रहा है? हाफ साइकिल में। हाफ साइकिल में हम जानते हैं ये आता है 2 आई नॉट बाई पाई, मतलब इस पूरे का जो एवरेज है ना वो आता है 2 बाई पाई साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी का हाफ साइकिल में। तो ये हो जाएगा 2 आई नॉट बाई पाई। तो इस हाफ साइकिल में यहां से यहां तक का जब एवरेज पूछेगा तो वो होगा 2 आई नॉट बाई पाई। लेकिन अगर गलती से आपने 2 आई नॉट बाई पाई आंसर टिक कर दिया तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि 2 आई नॉट बाई पाई सही है, लेकिन हाफ साइकिल में आंसर 0 भी हो सकता है। तो इसका आंसर जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। तो कितने लोग डी जवाब दे रहे हैं? बहुत कम बच्चे दे रहे हैं, बहुत कम बच्चे दे रहे हैं, बहुत कम बच्चे दे रहे हैं। सर डी कैसे हो सकता है? सर एवरेज वैल्यू 0 तो फुल साइकिल में होता है, हाफ साइकिल में एवरेज 0 कैसे हो सकता है? क्योंकि हाफ साइकिल में अगर इंटीग्रेशन करोगे यहां से यहां तक तो 0 तो आएगा नहीं, इसका कुछ नहीं, एरिया अंडर द कर्व तो आएगा। अब सुनो क्या है कहानी। ये है तुम्हारा 0, ये है तुम्हारा 0, ये है t/2, ये है t। सर बढ़िया। यहां पे हाफ साइकिल होगा ये t/4 और ये हो जाएगा आपका 3t/4, ये भी बढ़िया। तुम हाफ साइकिल किसको बोल रहे हो? सर 0 से t/2। ये तो नहीं बोला है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज बोलो, ये तो हाफ साइकिल बोला है। क्या मैं हाफ साइकिल इसको नहीं बोल सकता? t/4 से लेकर के 3t/4 के बीच में, ये भी तो हाफ साइकिल है। और इस हाफ साइकिल के बीच में एवरेज बोलो तो जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो एवरेज क्या हो जाएगा आपका? 0। बताओ मजेदार चीज है कि नहीं है? तो बहुत ए एंड सी होना चाहिए ना। सॉरी 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 सॉरी, यहां पे सी लिखना है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कह रहा है रॉन्ग ऑप्शन। ए और बी कैसे है? बी नहीं है, सी होगा, ए एंड सी। ए एंड सी क्या आंसर होगा? ए एंड सी। ए एंड सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द कर्व ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ कर्व of equation x square plus y square is equal to 25. Then find distance when object moves from 0, -5 to 0, plus 5 to 0, -5. अगर कोई ऑब्जेक्ट इस कर्व पे चल रहा है, अब ये कर्व कैसा है? अब इस इक्वेशन से हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा कि कर्व कैसा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस कर्व पे चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन फाइंड डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम 0,5 टू 0, -5। करो, क्या होगा आंसर? बताओ क्या आएगा आंसर? सर ये जो इक्वेशन हमें दिख रहा है ये कर्व तो सर्कल है, और इस कर्व का मतलब सर्कल का जो सेंटर होगा वो 0,0 पे होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इसका ओरिजिन पे सेंटर होगा। ये आपका एक सर्कल बनेगा। इस सर्कल का जो रेडियस है वो है तुम्हारा 5, क्योंकि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर।
25 तभी तो आया ये। हाँ जी सर। तो इसका रेडियस कितना है सर? इसका रेडियस की वैल्यू है 5। इसकी रेडियस की वैल्यू है 5। अब हमने बोला आपको कि अगर इसका रेडियस 5 है, ये ओरिजिन है 0,0, ऑब्जेक्ट जब 0,5, हाँ 0,5 ये ओरिजिन होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा, और 0,-5 ये कोऑर्डिनेट होगा 0,-5। अगर ऑब्जेक्ट आपका यहां से चल के ऐसे 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 यहां पहुंचा है तो इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो सर आधा सर्कल हुआ ये, तो आधा सर्कल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो तो पाई आर करेगा। अगर आर तुम्हारा 5 मीटर है तो 5 पाई मीटर आपका आंसर होगा। 5 पाई मीटर, बी इज योर करेक्ट आंसर। क्या आपको इक्वेशन देख के समझ आया कि सर्कल पे चल रहा होगा? अगर सर्कल पे चल रहा है तो उस सर्कल का रेडियस समझ में आ गया? हां, रेडियस 5 मीटर होगा सर। अब तुम सर्कल को ड्रॉ कर दो। सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 है, तो इस सर्कल का ओरिजिन तुम्हारा कहां होगा? सेंटर पे। अब यहां से ऑब्जेक्ट चल रहा यहां पहुंचा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस ट्रेवल किया पाई आर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया भाई साहब? पाई आर। नेक्स्ट देखिए प्लीज। इफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू TQ माइनस 6t स्क्वायर प्लस 12 देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अब यहां पे मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों की बात कर ली है, तो आप ध्यान से यह समझिए कि वेलोसिटी आपका डायरेक्ट दिया हुआ है, वहां पे पोजीशन था। कोई भी चीज मैक्सिमा और मिनिमा कब होता है? जब आप dv बाई dt को क्या पुट करते हैं? 0, तब वो चीज वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा होता है। तो यहां पे dv बाई dt इसको डिफरेंशिएट करके 0 रखिए। 2 टाइम आएगा जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। ये आपका क्या है? होमवर्क है। हम थोड़ा वेक्टर की तरफ भी चलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले इंटीग्रेशन का थोड़ा कंसेप्ट समझ ले कि इंटीग्रेशन हमें ग्राफ का क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन में हमें यही चीज याद रखना है कि a का पावर x का पावर n कहीं है तो इसका इंटीग्रेशन होगा x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, जहां पे ये वैल्यू n इज इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं है, बाकी सभी चीज के लिए वैलिड है। साइन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस कॉस होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। तो इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस है स्लोप ऑफ ग्राफ। अब यहां पर ध्यान से समझना, जैसे मान लो तुम्हें पोजीशन पता है और तुम्हें वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करोगे? सर पोजीशन पता है, वेलोसिटी निकालना है, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, dx बाई dt आएगा। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? स्लोप। किसका? जिसका डिफरेंशिएशन आपने किया है, x वर्सेस t का। तो जो डिफरेंशिएशन देता है वो उस ग्राफ का स्लोप होता है। तो आप कह सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होगा। तो बहुत आसान है, हमें अगर फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली हम किसी ग्राफ का स्लोप और एरिया अंडर द कर्व पहचान सकते हैं। अगर मुझे वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन निकालना, तो इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, a बराबर होगा dv बाई dt। अब मुझे बताओ dv बाई dt क्या है? सर स्लोप है। किसका? vt ग्राफ का। स्लोप ऑफ vt ग्राफ। बच्चे भूल जाते हैं किस ग्राफ का स्लोप किसको बताता है। तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम्हें स्लोप पता है। स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज एक्सीलरेशन। सर एक्सीलरेशन का भी हम स्लोप निकाल दें, da बाई dt क्या हो सकता है? तो रेट ऑफ चेंज इन एक्सीलरेशन जर्क होता है, लेकिन तुम्हें नहीं पढ़ना, यहां पे वो सवाल नहीं पूछेगा। तो ये हमने डिफाइन किया पे नाली होता है, मत करना, नाली में डूब जाओगे। तो एटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? नाली। कुछ नहीं होता तुम्हारे लिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हमें पीछे आना हो तो हम इंटीग्रेशन करते हैं किसका? ए का। तो ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन एक लिमिट में होता है और डिफरेंशिएशन एक इंस्टेंट पे होता है। डिफरेंशिएशन किस इंस्टेंट पे होता है? वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। इंटीग्रेशन एक लिमिट में होता है तो वो हमें लिमिट में इंटरवल देगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। किसका? जिसका इंटीग्रेशन किया है, एरिया ऑफ एटी ग्राफ। तो एरिया ऑफ एटी ग्राफ क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। सर बहुत बढ़िया। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? v इंटू डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो चेंज इन पोजीशन, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। सर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या? अबे पोजीशन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ भी डिफाइन नहीं होता, मतलब नाली मिलेगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? नाली। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व होगा क्या? डिस्प्लेसमेंट। ओ शिट, सॉरी, ये वायर हिल गया थोड़ा सा। आ रहा चिंता मत करो, थोड़ा सा वायर हिल गया। तो तुम मुझे ये बताओ, जैसे अब हमें चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप और एरिया अंडर द कर्व भूल गए, मान लो चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो क्या करेंगे? I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो डिफरेंशिएशन हो रहा, तो किसका? क्यूटी का। तो क्यूटी ग्राफ का स्लोप हमारा करंट होगा। क्यूटी ग्राफ का स्लोप हमारा करंट होगा। चलो हम भूल गए। फोर्स बराबर होता है डीपी बाई डी टी। फोर्स बराबर होता है डीपी बाई डी टी।
तो पीटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा सर? फोर्स। मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा? फोर्स। डीटी को उधर ले जाओगे तो डीपी बराबर होगा एफ इंटू डीटी। अरे डीपी बराबर क्या होगा? एफ इंटू डीटी। तो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। मतलब जो फॉर्मूला याद है आपको, तो आपको ग्राफ का स्लोप ऑफ और एरिया अंडर द कर्व भी याद है, ग्राफ का स्लोप एंड एरिया अंडर द कर्व भी याद है। समझ गए? अगर आप लिखते हो एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, क्या लिखते हो? एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। चिंता मत करो, आगे आगे आगे। अरे भाई वेक्टर पे भी चलना, अभी बहुत सारी बातें हम स्लोप लोप का सीख रहे हैं, लेकिन वेक्टर भी सीखना है अभी। रुक जाओ। आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, घबराओ मत, आगे आ गया। आ गया चलो 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 भाई, चलो चलो चलो। कहां पे थे? यहां पर थे। जैसे ये समझ में आया? अच्छा यहां से गायब हो गया क्या? ये चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? तो v इंटू डी टी होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। क्लियर है? अच्छा मान लो सिंपल पावर क्या होता है? तो पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू पावर। देखो P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब घबराने का नहीं यहां पर। अगर हमें एरिया और स्लोप के बारे में समझना है तो सिंपल सी बात है, वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप पावर होगा। वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप पावर होगा। डीटी को यहां ले जाओ तो P इंटू डी टी बराबर डी डब्ल्यू। अब मुझे बताओ, अगर तुम इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या देगा? वर्क। मतलब पावर टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो वर्क देगा, एरिया है वो वर्क देगा। तो हमें किसी ग्राफ का स्लोप और एरिया इंटरप्रेट करना है तो मुझे सिर्फ उसका फॉर्मूला ही याद रखना है। समझ में आया कि नहीं है? अब देखो ये सवाल, ये कुछ सवाल है, पढ़ना ध्यान से। फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इफ इनिशियल वेलोसिटी इज -5 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड है। देन फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ। अब सुनो, ये ग्राफ किसका है? AT का। हम जानते हैं A बराबर dv बाई dt होता है। अगर dt को यहां ले जाए तो A इंटू डी टी बराबर dv। मतलब एरिया ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज चेंज इन वेलोसिटी। एरिया ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज चेंज इन वेलोसिटी। अब इसका एरिया निकाल दो। इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाइट 10 है, ये 20 है, 2 है तो ये 20, और ये हो जाएगा बेस 2, हाइट 10, तो हाफ इंटू 2 इंटू 10, यह आ जाएगा 10। तो आपका एरिया कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। चेंज इन वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आपका -5 दिया हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी -5 +5 इज इक्वल टू 30, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछते नीट में। 25 आपका सही जवाब है। एरिया आपने 30 सही निकाला है, लेकिन वेलोसिटी तो 25 मीटर पर सेकेंड आएगा ना चचा। ओके, अब आते हैं वेक्टर की बात करते हैं। तो वेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सबट्रैक्शन। अगर मैं वेक्टर एडिशन की बात करूं, तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इन नंबर ऑफ टाइम यूज होगा। where theta is the angle between two vector, a and b is the magnitude of these two vector। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड a and b है और एंगल 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या होगा? सर अगर ये 0 रखें cos 0 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपल a प्लस बी। अच्छा, अगर थीटा 90 डिग्री है तो सर cos 90 0 हो जाता है, तो ये r बराबर हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर अगर थीटा 180 डिग्री है तो r बराबर आ जाएगा a माइनस बी। दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है उन दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड के एडिशन से छोटा या उससे बराबर होगा। मतलब
दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो a माइनस बी उनके वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से लेकर के वेक्टर के मैग्नीट्यूड के एडिशन के बीच में होता है. रिजल्टेंट इज बिटवीन a माइनस बी टू a प्लस बी. रिजल्टेंट इज बिटवीन a माइनस बी टू a प्लस बी. क्लियर है? इसका एक स्पेशल केस आता है, इसका एक स्पेशल केस आता है. इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल देन रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2. क्या हो जाता है? 2a cos थीटा बाई 2. ये रिजल्टेंट की बात है. अगर दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे हम, अगर दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो डिफरेंस इज इक्वल टू होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. और दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होगा 2a sin थीटा बाई 2. याद रखना आपको. अच्छा, इसके स्पेशल केस भी बहुत काम के होते हैं. कौन से स्पेशल केस मालिक? देखो, रिजल्टेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos. डिफरेंस क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से लेकर के मैग्नीट्यूड के एडिशन के बीच आता है. इफ टू वेक्टर a एंड b हैविंग सेम मैग्नीट्यूड देन रिजल्टेंट इज 2a cos थीटा बाई 2 एंड डिफरेंस इज 2a sin थीटा बाई 2. अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल 0 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट होगा 2a और डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 डिग्री पर एडिशन 2a, डिफरेंस 0. 60 डिग्री पर इफ टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड और एंगल इज 60 डिग्री तो क्या होगा? √3 और ये क्या हो जाता है? a. 90 डिग्री पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम आता है. देखो, √2a और यह √2a. मतलब अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो 90 डिग्री पे उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. 120 डिग्री पे इसका मैग्नीट्यूड एडिशन का a, सब्ट्रैक्शन का √3a. 180 डिग्री पे एडिशन 0 एंड सब्ट्रैक्शन 2a. अब ध्यान से देखोगे तो इनवर्स नहीं है, होना भी चाहिए क्योंकि एडिशन में आता है cos थीटा एंड डिफरेंस में आता है sin थीटा और sin cos का उल्टा होता है. sin cos का क्या होता है? उल्टा होता है. क्लियर है क्या? ये आप समझ रहे हैं? ये उल्टा होता है बेटा, समझ गए? क्लियर है ये बात? चलो एक सवाल करो. राम निवास इज मूविंग. अरे रामलाल लिखा था, इन्होंने राम निवास कर दिया उसका. बढ़िया सवाल है, कर पाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा. राम निवास नाम ही चेंज कर दिया. रामलाल इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ. एक रामलाल है वो नॉर्थ में जा रहा एंड सोनिया है मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. मैंने तो कुछ और नाम दिया था, सोनिया कर दिया. राम निवास और सोनिया तो अत्याचार है. कोई बात नहीं. देखो, राम निवास इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ. तो राम निवास 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में जा रहा है. ठीक है भाई, राम निवास वी बोल देते हैं. एंड सोनिया इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड. उनकी भी वेलोसिटी 10 है एट एंगल 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. वो किधर जा रहा है? 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ. ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. सोनिया की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड. देन फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ राम निवास विथ रिस्पेक्ट टू सोनिया. वेलोसिटी ऑफ राम निवास विथ रिस्पेक्ट टू सोनिया. सोनिया राम निवास को देख रही है. अब ये 2D रिलेटिव मोशन का सवाल है लेकिन है तो वेक्टर का, क्योंकि हम रिलेटिव मोशन में क्या करते हैं? वेक्टर का सबट्रैक्शन करते हैं. अब करके दिखाओ. तो यहां पर देखो, राम निवास की वेलोसिटी कितनी है सर? 10. सोनिया की वेलोसिटी कितनी है? 10. राम निवास की वेलोसिटी 10, सोनिया की वेलोसिटी 10. मतलब दो ऐसे वेक्टर का सबट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड सेम है. सर उन दोनों के बीच की एंगल ये 30 डिग्री नॉर्थ में है. कहां से? ईस्ट से. तो ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ और ये तुम्हारा नॉर्थ. तो नॉर्थ और इसमें कितने का एंगल हो गया? 60 डिग्री का. तो दो ऐसे वेक्टर का सबट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड 10 है और एंगल 60 है तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही रहेगा. यहां पर देखो बेटा, 60 डिग्री पर ए और ए का डिफरेंस ए आएगा तो यहां पर 10 ही आंसर आएगा. बहुत जोरदार सवाल. ए कह रहे हैं आंसर बच्चे. रहने दे बेटा, वो एडिशन करते तब वेक्टर सबट्रैक्शन में होता है. रिलेटिव वेलोसिटी में, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है? वेक्टर सबट्रैक्शन. क्लियर? यहां देख सवाल मजा आ जाएगा. इफ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए स्पेस इज दिस. मजादार सवाल. इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए स्पेस इज दिस.
देन विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल कैन बी करेक्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर होता है, तो वेक्टर फॉर्म में उसकी इक्वेशन दी हुई है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल इज करेक्ट। तो पोटेंशियल का कौन सा इक्वेशन इनमें सही आएगा। लास्ट ईयर तो भाई नीट में एकदम तहलका ही बचा दिया था, उसने सिर्फ पूछा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। उसी का कंसेप्ट थोड़ा सा यूज करो यहां पर, उसी का कंसेप्ट यहां पर थोड़ा सा यूज करो, मजा आ जाएगा साहब। करो। बच्चे एकदम मिक्स हो रहे हैं, सी और डी जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये गलत है। आप थोड़ा सोचिए, मजा आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल, सॉरी इक्विपोटेंशियल, यहां पे करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, इक्विपोटेंशियल इज। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। हाँ सर, तो अब कैसे पता चलेगा दोनों परपेंडिकुलर है? सर वो तो स्केलर है, ये वेक्टर है, दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट भी नहीं ले सकते। दो वेक्टर परपेंडिकुलर तब होते हैं जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो जाए, तभी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन इसका डॉट प्रोडक्ट भी हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि स्केलर होता है, इसका तो सिंपल एक इक्वेशन गिवन होगा। तो हम यहां पे कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, इसका स्लोप हो जाएगा 6/4, मतलब 3/2। इसका स्लोप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप हो जाएगा। अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे बने हैं, उसका अगर हम स्लोप देखें, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन वो एक प्लेन बना रहा, उसका हम अगर स्लोप देखें, तो जिसमें स्लोप m2 ऐसा हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 हो जाए, तो परपेंडिकुलर होगा। ये कंसेप्ट यूज किया है। तो यहां पर स्लोप बताओ क्या आ रहा है, m2 क्या आ रहा है बताओ। तो इसका स्लोप हो जाएगा, इसको उस तरफ ले जाओ, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखो, तो y बराबर हो जाएगा -2x, तो इसका स्लोप आएगा -2, तो ये हो नहीं सकता। ये y बराबर आ जाएगा बेटा 3x/6, इसका भी स्लोप ये हो नहीं सकता। इसका स्लोप आ जाएगा y बराबर -3/2x। अब इसका स्लोप देखो, ये भी नहीं हो सकता। ये देखो y बराबर आ जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस, ये प्लस है यहां पे, ये थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, प्लस 3y + 2x बराबर 0, तो ये y बराबर आ जाएगा -2x/3। अब इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा -2/3, और इसका स्लोप होगा तुम्हारा 3/2। अब इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ रहा, 3/2 एंड -2/3, तो 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, -1। तो अगर दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो, तो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, डी। यहां पे डॉट प्रोडक्ट आप नहीं ले सकते, बात समझिए। डॉट प्रोडक्ट तो आप तब लेंगे ना जब ये वेक्टर हो, तो पोटेंशियल की बात कर रहा, ये किसकी बात कर रहा, ये तो पोटेंशियल की बात कर रहा। क्लियर है क्या? अब वेक्टर फॉर्म में हम डिस्प्लेसमेंट भी निकालते हैं, वो देख लीजिए एक बार फटाफट। ऑब्जेक्ट मूव्स 3 मीटर ईस्ट, 8 मीटर नॉर्थ एंड 9 मीटर वेस्ट, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो समझना थोड़ा सा, 3 मीटर ईस्ट गया, ये ईस्ट है मान लो, तो ईस्ट में गया 3 मीटर, फिर नॉर्थ 8 मीटर नॉर्थ, तो चलो 8 मीटर साहब नॉर्थ में गया, एंड 9 मीटर वेस्ट, तो 9 मीटर वेस्ट तो एग्जैक्टली इधर जाएगा। अब यहां से देखा जाए तो ऑब्जेक्ट क्या 6 मीटर वेस्ट मानेंगे, क्योंकि 3 मीटर ईस्ट और 9 मीटर वेस्ट, तो 6 मीटर वेस्ट मानेंगे, और ये 8 मीटर नॉर्थ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप लिख सकते हैं बेटा 8j कैप और -6i कैप। इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है, तो आंसर आ जाएगा आपका 10 मीटर। कितने लोग 10 मीटर निकाल रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, अच्छा सवाल लिखा है, कंसेप्चुअल सवाल है, मजा आ जाएगा। तुम खुद ही करो, खुद ही करो। मैग्नेटिक फील्ड इन ए स्पेस इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2k कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2k कैप। देन फाइंड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए तो ऐसे तो हम डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज करते हैं। हम डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। हाँ सर होता है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी।
आप ऐसे भी कर सकते हैं और यहां से कॉस थीटा निकाल सकते हैं। बहुत इजी है साहब। हाँ सर ये तो सिंपल ए डॉट बी बटा ए भी आपने किया है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा कोई वेक्टर अगर मान लो ऐसा दिया है जिसको हम कोसाइन वेक्टर कहते हैं, कि मान लो एक वेक्टर दिया है हमें, ये वेक्टर दिया है ए, ये है आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है एक्स, इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट है ए वाई, और इस वेक्टर का जेड कंपोनेंट है ए जेड। अगर मैं इस वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल देखूं अल्फा, तो क्या हम कह सकते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। हम कह सकते हैं कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई बटा ए, और हम कह सकते हैं कॉस जेड इज इक्वल टू ए जेड बटा ए। क्या ये हम लिख सकते हैं? हम किसी वेक्टर का एक पर्टिकुलर एक्स वाई या जेड एक्सिस एंगल देखते हैं तो हम कह सकते हैं उस वेक्टर का एक्स का मैग्नीट्यूड बटा मैग्नीट्यूड होता है कॉस अल्फा, इसको बोलते हैं कोसाइन वेक्टर। हां सर। अब यहां पे समझना, एक वेक्टर दिया हमें बी स्पेस में और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हमें 2k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? 2k कैप। देन फाइंड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। साहब अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर k में है, तो हम बी वेक्टर k से कितना एंगल बना रहे हैं वही बता दूं बस। एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड जेड एक्सिस निकाल दो, ये पता चल जाएगा। अब एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड जेड एक्सिस निकाल दो, तो ये तो बहुत आसान है सर। हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर 5 बटा इसका मैग्नीट्यूड रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। समझे क्या? 5 बटा 25, 25 50, 5 रूट 2, 5 रूट 2, 5 से 5 कटेगा 1 रूट 2। कॉस अल्फा अगर 1 रूट 2 है तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। बी इज योर करेक्ट आंसर। बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ आएगा ये बात? समझ आएगा ये बात? सर यहां तो मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल पूछा था, तो बेवकूफ बना रहा है लैंग्वेज में। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड है सर इलेक्ट्रिक फील्ड है सर जेड एक्सिस में। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड और जेड एक्सिस के बीच का एंगल निकाल दे। किसी भी वेक्टर का पर्टिकुलर एक्सिस में मैग्नीट्यूड बटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा होता है। नहीं समझे सर? समझिए ना थोड़ा। हाँ नहीं समझे बबुआ, साल भर गोली मार रहे थे तो कैसे समझोगे? ये ए वेक्टर है, ये एक्स ए वाई एंड ए जेड, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। एक्स का मतलब है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड, वाई का मतलब है ए वाई और जेड का मतलब ए जेड। अगर मैं यहां से एक्स एक्सिस एंगल निकालूं तो मैं लिख सकता हूं कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस ए एक्स बटा ए, कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई बटा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 वेक्टर है सोन इन अ फिगर। 3 वेक्टर हमें इस डायग्राम में बनाए हुए, ऐसे बना हुआ, देखो ध्यान से 3 वेक्टर है, बड़े सुंदर और संस्कारी तरीके से 3 वेक्टर बनाए हुए हैं। ये 3 वेक्टर है। अब हमसे पूछा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सवाल पूरा पढ़ लेना, तो करेक्ट एंड नॉन करेक्ट के चक्कर में खराब हो जाएगा, करेक्ट एंड नॉन करेक्ट के चक्कर में खराब हो जाएगा, ठीक है। 3 वेक्टर एज सोन इन फिगर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेक्ट, मतलब गलत पूछा है। ऐसा सवाल बेटा नीट में आता है, आया हुआ है, वो PYQ में आपको दिख जाएगा। अब यहां पे ध्यान से सॉल्व करिए। A B C D E 5 ऑप्शन है, ध्यान से सॉल्व करिए। सर ये वेक्टर A है, हाँ ये A है, ये वेक्टर आपका A है। जहां पे A खत्म होता है वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू कर सकते हैं B, हाँ ये दूसरा वेक्टर शुरू कर दिया B। और जहां पे दूसरा खत्म होता है वहां से तीसरा शुरू कर सकते हैं C। तो C वेक्टर क्या A और B का रिजल्टेंट है? नहीं। अगर A वेक्टर एंड B वेक्टर का रिजल्टेंट होता तो ऐसे होता, फर्स्ट वेक्टर प्लॉट किया, जहां फर्स्ट खत्म हो रहा है वहां से सेकंड शुरू किया, फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को मिला दिया, ये मेरा रिजल्टेंट होता है। ये मेरा क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। अब ध्यान से देखो, क्या A वेक्टर प्लस B वेक्टर C वेक्टर होगा? नहीं, रॉन्ग है, ये गलत है। इवन आप कह सकते हो कि इन तीनों वेक्टर का सम A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, पहला वेक्टर जहां खत्म हुआ से दूसरा शुरू किया, दूसरा जहां पे खत्म हुआ से तीसरा शुरू किया, और पहले के टेल से तीसरे के हेड को मिलाओ तो हम यही पहुंच जाएंगे, ये 0 होगा। तो ये सही है।
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये सही है। बी प्लस सी बराबर ए नहीं, गलत है। ए प्लस बी माइनस सी के बराबर होगा, हाँ ये सही है, क्योंकि इस ए और बी का जो रिजल्टेंट है, ये देखो रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा ए और बी, वो एकदम सी के अपोजिट है। ये तुम्हारा सही है। गलत पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा ई, बोथ ए एंड सी। क्लियर है? डायग्राम से समझ आया बेटा? नेक्स्ट देखो, टू वेक्टर ए एंड बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन डी is greater than magnitude of a vector plus b vector, then angle between a and b is देखो करो सवाल। नीट में एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज पे 4 बार सवाल पूछा है, मैं आपको दिखा दूंगा। भाई पूछा है तो पूछा है, मैं क्या कर सकता हूं। और बेटा याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, क्या डॉक्टर बनिए, नेता नहीं बनिए, है ना? ठीक है, करिए इसको। टू वेक्टर ए एंड बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड डी इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। मतलब ये क्या कह रहा, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, जो डी है, वो बड़ा है किससे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के रिजल्टेंट से। मतलब दो वेक्टर को हमने घटाया ना, तो उसका जो रिजल्ट आया वो जोड़ने से बड़ा आया। ये कब हो सकता है? जब उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो। क्यों? देखो, दो वेक्टर की जो रिजल्टेंट होती बेटा वो ये होती, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है सर। और डिफरेंस क्या होता सर? दो वेक्टर का डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब एक बात बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है यार कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वो कम है और डिफरेंस ज्यादा है, जबकि इसमें माइनस भी है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब ये माइनस प्लस हो जाए और यहां पे माइनस हो जाए। वो तब होगा जब cos थीटा की वैल्यू निगेटिव है, क्योंकि ए और बी तो मैग्नीट्यूड है, निगेटिव हो नहीं सकता। और cos थीटा की वैल्यू निगेटिव तभी होता है जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो। बताओ शानदार सवाल था कि नहीं था? बताओ। cos थीटा की वैल्यू निगेटिव तभी होगा जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो। तो आंसर क्या चला जाएगा? डी। क्या ऐसे सवाल सच में पूछे गए हैं एग्जाम में? अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो। कराता हूं, पहले ये कर लो। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेस कैन बी एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। सवाल को समझना, यहां पे फिजिक्स के साथ साथ बेसिक मैथ का गजब ही मिश्रण है, एकदम अद्भुत। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेस कैन बी एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। कैन बी एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेस कैन बी एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। अब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो पक्की बात है उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो इन तीनों पेयर ऑफ फोर्सेस में से किस में नेट फोर्स 0 बन रहा है वो पॉसिबल होगा। अब नेट फोर्स 0 किस में बन रहा? तो भाई साहब इसमें नेट फोर्स कभी इन तीनों का 0 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मान लो दो स्मॉलर वाले को ऐड करो, तो इस 3 और 4 का मैक्सिमम एडिशन कितना हो सकता है? 3 और 1 को एक ही डायरेक्शन में लोगे तो 4, और उससे भी बड़ा है। मतलब दो छोटे वाले को भी अगर एक डायरेक्शन में ऐड कर दो और रिजल्टेंट 0 करने के लिए बड़े वाले को पीछे लगाओ, तो इसका रिजल्टेंट 0 नहीं हो पाएगा, इसका रिजल्टेंट कभी 0 हो ही नहीं पाएगा। तो रिजल्टेंट 0 नहीं हो पाएगा तो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। सर इसको मैं क्या कहता हूं? यह है तुम्हारा 5, 3, 8। तो 5, 3, 8 का अगर मैं रिजल्टेंट देखूं, सॉरी 3 और 5 का रिजल्टेंट देखूं, तो 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में लगाओगे तो ये 8 न्यूटन आएगा। हाँ जी सर। 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में लगाओगे तो 8 न्यूटन आएगा। अगर थोड़े ऐसे अपोजिट में लगाओ, या इसका रिजल्टेंट कहां से कहां तक लग सकता है वो देखो, तो अपोजिट में लगाओगे तो ये होगा 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन से 8 न्यूटन के बीच में इसका रिजल्टेंट कहीं आ सकता है। हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली एंगल क्या है,
दो फोर्स है 3 और 5, तो 3 और 5 का रिजल्टेंट 2 और 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर ये 6 न्यूटन है ये 2 और 8 के बीच में, तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है। मे रिजल्टेंट कैन 0, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। यहां पे 3 और 4 का मैक्सिमम सम है 7, ये उससे भी ज्यादा लग रहा है, यहां रिजल्टेंट 0 हो ही नहीं सकता। 12 और 2 होगा 14, ये 16 न्यूटन अकेला लग रहा है, यहां रिजल्टेंट 0 हो ही नहीं सकता। अगर इन तीनों फोर्सेस को चाहे तुम किसी भी अरेंजमेंट में लगा लो, रिजल्टेंट 0 कभी नहीं आएगा। अगर तुम्हें लग रहा है, डाउट है, तो सोच लो, इस पे सोच लो, इस पे थोड़ा सोचो। 2 न्यूटन, 12 न्यूटन एंड 16 न्यूटन का जब तुम रिजल्टेंट देखोगे तो ये कभी भी किसी भी अरेंजमेंट में किसी भी एंगल पे 0 नहीं आ सकता। ठीक है, कभी भी 0 नहीं आ सकता। और इसको देखने का तरीका क्या है, 2 स्मॉलर फोर्स का रेंज देख लो, उसके रेंज में अगर मैक्सिमम फोर्स आ रहा है तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है। जैसे 2 मिनिमम फोर्स इसमें मैंने उठा लिए 5 और 3, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है 2, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 8, तो 2 और 8 के बीच में इसका रिजल्टेंट हो सकता है। तो 2 और 8 के बीच में 6 भी हो सकता है, और यहां पे अगर 6 न्यूटन अप्लाई करेंगे अपोजिट में तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। यहां पर 2 छोटे वाले का रिजल्टेंट 3 और 1 का वैल्यू 2 से 4 के बीच में आएगा, और 2 से 4 के बीच में 5 न्यूटन नहीं है। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? अब स्टेटमेंट वाइज थोड़े से सवाल है, 2 सवाल मैंने लिखे हैं स्टेटमेंट वाइज, जरा इसको समझते हैं, जरा इसको समझते हैं। 2 सवाल लिखे हैं स्टेटमेंट वाइज, जरा इसको समझते हैं। पहला सवाल स्टेटमेंट 1, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन मस्ट बी इन द प्लेन ऑफ 2 वेक्टर। सही है कि गलत? क्या ये पढ़ो, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर एडिशन मस्ट बी इन द प्लेन ऑफ 2 वेक्टर। सही बात है। अगर मान लो ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, इन दोनों का रिजल्ट जो होगा इसके बीच में ही कहीं लाइज करेगा, तो इसी प्लेन में आ गया ना। हां, अगर जो वेक्टर बड़ा है उससे थोड़ा सा कम एंगल बनाएगा, उसकी तरफ रिजल्टेंट जाएगा। तो ये आपका क्या है स्टेटमेंट? ट्रू स्टेटमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन में नॉट इन द प्लेन ऑफ 2 वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन में नॉट इन द प्लेन ऑफ 2 वेक्टर। मान लो ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, हमें ए में से बी घटाना है, तो ए में से बी को कैसे घटाते हैं? ए और माइनस बी को जोड़ देते हैं। अगर ये बी है तो ये होगा माइनस बी, ए और माइनस बी को जोड़ेंगे, इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसी को हम डिफरेंस बोलेंगे। ये भी डिफरेंस इसी प्लेन में आएगा हमेशा, इस प्लेन के बाहर नहीं जा सकता। हालांकि इसने लिखा है मे नॉट इन द प्लेन ऑफ वेक्टर, नहीं, फॉल्स है, मस्ट बी इन द प्लेन ऑफ वेक्टर। तो पहला ट्रू है और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। पहला ट्रू है और दूसरा क्या हो जाएगा? फॉल्स। बढ़िया, समझ में आया? नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 वेक्टर। अरे यार क्या सवाल बना है। रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 वेक्टर। अच्छा, अगर मैं 2 वेक्टर लेता हूं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट देखता हूं तो रिजल्टेंट जो आर वेक्टर होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जरा 3 डायमेंशन का फील दूं तो मान लो ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट इससे परपेंडिकुलर होगा। ऐसे 3D का फील है, थोड़ा तो आया होगा यार। और इन दोनों का रिजल्टेंट इसी प्लेन में होगा, तो जो रिजल्टेंट है वो क्रॉस प्रोडक्ट से, मान लो इन दोनों का सम का रिजल्टेंट है और ये उनका क्रॉस प्रोडक्ट है, मान लो सी, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो सही है, ये तो सही है। नेक्स्ट क्या है? रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट मे पैरेलल टू ईच अदर, मे पैरेलल टू ईच अदर। देखो ध्यान से, रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट मे पैरेलल टू ईच अदर। रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट मे पैरेलल टू ईच अदर। बताओ क्या होगा? भाई ये फॉल्स है। सर ये कैसे फॉल्स हो सकता है? भाई डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर होता है, उसका डायरेक्शन ही नहीं होता। अरे जा, हाई तो हम सोच लेना रही, ऐसे कैसे हो जाएगी? अरे रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल कैसे भाई?
वो तो स्केलर है भाई मेरे, वो क्या है, वो स्केलर है। समझ में आया कि नहीं आया? वो क्या है, स्केलर है, तो उसका तो डायरेक्शन ही नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब देखो बेसिक मैथ में थोड़ा ज्यादा थ्योरी नहीं होता, सवाल सवाल ही होते हैं जो फिजिक्स में अप्लाई करके बनाया जा सकते हैं। 3 फोर्स गिवन बाई 2i कैप 2j कैप 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k एंड k कैप देन ऑब्जेक्ट विल मूव अलोंग। अब बहुत बढ़िया सवाल है, नीट में ऐसे ही सवाल पूछते हैं। ऐसा ही सवाल नीट में पूछा हुआ, एग्जैक्टली पूछा हुआ है नीट में ऐसा सवाल। देखो 3 फोर्स गिवन बाई 2i कैप प्लस 2j कैप, ये एक फोर्स है। दूसरा फोर्स है 2i कैप माइनस 2j कैप। तीसरा फोर्स है माइनस 4i कैप प्लस k कैप। सबको जोड़ दो और जिधर रिजल्टेंट होगा उधर ऑब्जेक्ट जाएगा। सर सबको जोड़ देते हैं, चलो बढ़िया करो, सबको जोड़ देते हैं। तो 2i प्लस 2i 4i माइनस 4i, तो i कट जाएगा, 2j माइनस 2j कट जाएगा, रिजल्टेंट k में आ रहा। तो नेट फोर्स k में आ रहा तो ऑब्जेक्ट k में जाएगा। k मतलब z एक्सिस, k मतलब z एक्सिस। बताओ ये समझ में आया? k मतलब z एक्सिस साहब। क्लियर है क्या? ये नीट 2015 का सवाल है क्या? 2 वेक्टर a एंड b सच दैट a प्लस b इज इक्वल टू r, मतलब दो वेक्टर का एडिशन है जो r है, एंड मॉड ऑफ a वेक्टर बराबर मॉड ऑफ b वेक्टर बराबर रिजल्टेंट, मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के बराबर है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। अरे चमत्कार 120 पे होता है रे, ये चमत्कार 120 पे होता है। पकड़ लिए बात। खूब ऐसे सवाल पूछते हैं। जैसे मैं तुमसे ये सवाल पूछूं भाई, ये सवाल पूछूं, ये AIPMT का सवाल है, क्या कह रहा? 2 वेक्टर a एंड b सच दैट a प्लस b इज r एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर एंड a एंड b एंड ऑल्सो सेटिस्फाई द कंडीशन a प्लस b और a माइनस b, मतलब a प्लस b दो वेक्टर का रिजल्टेंट और a माइनस b मतलब दो वेक्टर का सबट्रैक्शन बराबर है। तो ये कब हो सकता है? अभी पढ़ाया 90 डिग्री पे, क्योंकि जब तुम रिजल्टेंट लिखोगे तो वो लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हाँ सर लिखेंगे। और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब मुझे बताओ कौन से एंगल पे दोनों की वैल्यू बराबर हो सकती है एग्जैक्टली? कौन से एंगल पे दोनों की वैल्यू बराबर हो सकती है एग्जैक्टली? इस पे, अगर ये 0 हो जाए तो। और ये कब 0 होगा? 90 डिग्री पे, तभी तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। बोलो मजा आया कि नहीं? बोलो मजा आया कि नहीं? क्लियर है क्या ये बात? तो कुछ इस तरह के सवाल पूछे हैं लगातार रिसेंट ईयर में, आप देखेंगे 2 वेक्टर a एंड b सच दैट a प्लस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b। देखो 2006 में, इसमें 15 में ये आएगा तुम्हारा 90 डिग्री। 90 डिग्री से बोल रहा हूं, a प्लस b का रिजल्टेंट a माइनस b के रिजल्टेंट के बराबर हो जाए। क्लियर है? क्लियर है ये बात? ठीक है। तो आज हमारा स्टार्टिंग था, थोड़ा सा टाइम भी हमें सफिशिएंट नहीं मिल पाया, लेकिन असली फिजिक्स का दंगल शुरू होगा कल से। कल से बेटा देखो बेसिक मैथ में थोड़ा समय भी कम मिला था, हमने कल रात में तो डिसाइड ही किया था कि लेना है, तो कुछ सवाल ही बना पाया मैं, 8 10 20 सवाल ही मैं लिख पाया, है ना, 8 10 12 सवाल ही मैं आपके लिए लिख पाया। अब कल है तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन से पिछले साल 3 सवाल डायरेक्ट और 1-2 सवाल इनडायरेक्ट, मतलब मैं कह सकता हूं 4 से 5 सवाल पूछा था। उसमें डायमेंशन एनालिसिस से कैसे सवाल बन सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कैसे सवाल बनते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एंड डायमेंशन पूछ लिया जाता है, एरर से सवाल बनते हैं, इंस्ट्रूमेंट से सवाल बनते हैं, और यूनिट एंड डायमेंशन के कंसेप्ट से डिफरेंट चैप्टर के एप्लीकेशन बेस्ड सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आपको उस तरह के सवाल नए एकदम नीट का रिफ्लेक्शन और ज्यादा तगड़ा मैं प्रॉमिस करता हूं कि कल तो भाई कल से एकदम आपको एक नीट का रिफ्लेक्शन मिलेगा। मतलब नीट में 20 साल में साहब जैसा सोचा हुआ है ना, वो सारी सोच ला के रख दूंगा मैं यहां पे। नीट के 20 साल में जैसा सोच के सवाल बनाया है ना, उस सारी सोच के साइकोलॉजी को पकड़ के और उसी टाइप के नए सवाल हम लोग और बना के रख देंगे। ठीक है, क्लियर, एकदम जोरदार तरीके से। ठीक है, तो आज बेसिक मैथ था, बेसिक मैथ में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, स्लोप, ये सब चीजें पढ़ चुके हो। इस पे फिजिक्स में कैसे सवाल बन सकते हो उसकी मैंने कोशिश करी थी, ज्यादा समय नहीं मिला था, लेकिन कल के लिए तैयार रहो।
बहुत तगड़े सवाल। और एक और बात, 2015, 16, 21, 22, 14 इन सब के पूछे हुए सवाल में मैं आपको कल कराऊंगा जो 1.5 पेज का कैलकुलेशन का होता है उसको सिर्फ एक लाइन में। कौन से वाले बता देता हूं, तुम एक बार सॉल्यूशन देख के आ जाना और उसका एक लाइन में आंसर लिखना मैं सिखा दूंगा। देख बता देता हूं ना, सवाल बता देता हूं, चले जाना। 2020 में पूछा था, 16 में भी पूछा था, 21 में भी पूछा था, 14 में भी पूछा था और 15 में भी पूछा था कि इफ प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं तो लेंथ का डायमेंशन इनके टर्म्स में क्या होगा। सवाल बता दिया, पीवाईक्यू में मिल जाएगा, सॉल्यूशन जाके कहीं से देख के आ जाना। कल मैं सवाल देख के सीधा आंसर पे हाथ रखना सिखा दूंगा बिना कलम चलाए, ठीक है। और एक्चुअल में एक एक 1.5 पेज का इन सवालों का कैलकुलेशन है। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद। ज्यादा नहीं बोलेंगे, कल बात करते हैं। अरे बहुत तेज हो रहे हो, चलो बाय बाय। अरे थैंक यू स्लाइड लगा दे ले ले भाई, थैंक यू कह रहा सर, थैंक यू नहीं बोला, ले भाई। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।